हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव आर्ट एंड फिल्म अप्रिशिएशन देखने वाले हैं। पूरा वन शॉट में एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं एंड नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। डिस्क्रिप्शन चेक करना फॉर नोट्स एंड स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैंने बहुत सारे सेक वैक के वीडियोस बना दिए हैं ऑलरेडी, तो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, आपको सारी मिल जाएंगी। एंड अगर ऐसा कोई हो जो ना हो सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे वैक में सेक में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो सारा तो मैंने ऑब्वियसली नहीं बनाया, उतना पॉसिबल भी नहीं है। बट अगर आपके रिक्वेस्ट आएंगे ज़्यादा तो मैं बना दूंगा, अगर कोई अवेलेबल नहीं होगा वीडियो अभी तो ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला है कि सिलेबस देखते हैं हम। जो जीई हमारा है आर्ट एंड फिल्म अप्रिशिएशन, उसमें यूनिट 1 में आपको मीनिंग एंड एनालिसिस ऑफ इंडियन आर्ट एंड वेस्टर्न एथिक्स के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली ये जो जीई जो है ना, इसमें बेसिकली आपको आर्ट एंड क्या है, फिल्म के बारे में है। तो इसके हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है आपको। तो उसमें सबसे यूनिट पहला है जिसमें आपको मीनिंग और एनालिसिस पढ़ना है इंडियन आर्ट और वेस्टर्न एथिक्स के बारे में, सॉरी एस्थेटिक्स के बारे में, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग एस्थेटिक्स का क्या होता है, मीनिंग क्या, नेचर है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें हैं सिलेबस आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद रस थ्योरी जो है हमारा इंडियन व्यू में देखा जाए तो इसके रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे, क्या है वेस्टर्न एस्थेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स। यूनिट 2 में हम देखने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट आर्ट्स, ठीक है। और यूनिट थर्ड जो होगा, जिसे फिल्म एज एन आर्ट फॉर्म है, उसमें कितने सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल सिनेमा, ये सब चीज़ें, वेब सीरीज जो है ये सब आ गई हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। उसके बाद यूनिट फोर्थ में आता है आपका आर्ट, मोरलिटी एंड कल्चर। इन तीनों के बारे में समझना है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी समझेंगे हम, ठीक है। तो बेसिकली ये इसी टाइप का पूरा सा ओवरव्यू आपको लग गया होगा कि आर्ट एंड फिल्म जैसा नेम है वैसा ही पूरा आपको इसमें पढ़ना है। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहला है ये कि arts and film appreciation is a subject that delivers into the world of visual arts, exploring various art forms and their significance in our lives. It aims to develop a deeper understanding and appreciation for artistic expression in both traditional and contemporary context. ठीक है, तो in this course we will explore different aspects of aesthetics, the meaning and nature of aesthetics, and the distinction between art and craft. तो जैसा कि ये सब्जेक्ट है, आपको इसमें विजुअल आर्ट्स के बारे में पूरा पूरा एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, क्या क्या आर्ट फॉर्म है वो समझ पाओगे और कैसे ये आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। इसके डीपर अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे हम लोग, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे, ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी फॉर्म में क्या चीज़ें रही हैं आर्ट एंड फिल्म्स के बारे में वो समझेंगे, एंड डिफ्रेंशिएट भी करेंगे चीज़ों के बारे में कि कैसे क्या है। तो पहला टर्म आता है एस्थेटिक। एस्थेटिक का मीनिंग क्या होता है और नेचर क्या है उसको समझते हैं। एस्थेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर एंड अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, आर्ट एंड टेस्ट। आजकल आप सब लोगों को पता होगा इंस्टाग्राम पे एस्थेटिक्स फोटो, एस्थेटिक वर्ड आपने सब लोगों ने सुन रखा होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी वर्ड है ये, ठीक है। भले ही इसके एक्चुअल मीनिंग को कोई नहीं उतना जानता होगा, जो कि आप इसको पढ़ने के बाद जान जाओगे। तो सब लोग, लेकिन इस वर्ड को सब लोग जानते हैं, एस्थेटिक्स फोटोज लेना। भले उसको पता हो या नहीं एस्थेटिक क्या है, बट सब लोग जानते हैं कि इंस्टाग्राम के लिए एस्थेटिक फोटो लेना है, एस्थेटिक बनना है, ये वो इस टाइप की चीज़ें आपने सुन ही रखी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मतलब जानिए आपकी क्या होता है। तो एस्थेटिक एक ब्रांच है फिलोसफी का, समझ में है आपको, ये फिलोसफी का ब्रांच है जो कि डील करता है नेचर और उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, उसकी आर्ट, उसकी टेस्ट, मतलब नेचर की ब्यूटी, आर्ट और टेस्ट को अप्रिशिएट करना एस्थेटिक्स होता है, ठीक है। इट एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल क्वेश्चन रिलेटेड टू आवर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट, एग्जामिनिंग द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस। और ये जो फंडामेंटल जो क्वेश्चंस हमारे परसेप्शन है आर्ट के रिगार्डिंग, उसको भी डील करता है। ये जो भी आर्टिस्टिक आपके एक्सप्रेशंस हैं और क्या वो ह्यूमन पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, क्या उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसको भी डील करता है ये, ठीक है। तो ओवरऑल ये फिलोसफी का ब्रांच है जो कि नेचर कि ब्यूटी को, उसके आर्ट को, उसके टेस्ट को अप्रिशिएट करने का काम करता है। और ये हमारे फंडामेंटल छोटे मोटे क्वेश्चंस जो होते हैं रिगार्डिंग द आर्ट, परसेप्शन, इमोशंस ह्यूमन और उसमें क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसको भी डील करता है, ठीक है। द टर्म एस्थेटिक डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एस्थेसिस, यहाँ पे आप देख सकते हो, द टर्म एस्थेटिक्स डिराइव्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एस्थेसिस विच मीन्स परसेप्शन और सेंसेशन। तो एस्थेटिक जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, ग्रीक वर्ड क्या था, एस्थेसिस, उसी वर्ड जो है उसी से डिराइव किया गया एस्थेटिक्स। और इसका मतलब होता है आपको परसेप्शन या फिर सेंसेशन। और परसेप्शन तो सबको पता है कि ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, परसेप्शन अपना आपका ओपिनियन, ठीक है। और सेंसेशन, तो ये इसका मतलब है। एस्थेटिक इनकम्पासेस द स्टडी ऑफ व्हाट इज विजुअली प्लीजिंग, हार्मोनियस एंड इवोक्स ए सेंस ऑफ ब्यूटी। एस्थेटिक्स जो है
ये विजुअली अपीलिंग चीज़ों के स्टडी में हम लोग इसके स्टडी के लिए ये होता है। मतलब जो भी चीज़ें जो विजुअली अपील कर रही है, आपको प्लीजेंट लग रही है, प्लीजिंग है, हारमोनियस है, और आपको एक उसको देख के इवोकिंग फील हो रहा है, आप एक ब्यूटी को आप फील कर पा रहे हो उसको देख के, तो उस चीज़ों की स्टडीज को बोलते हैं एस्थेटिक्स। ठीक है, जो कि फिलोसफी के ब्रांच के अंदर आता है, जो कि मैंने बता दिया। तो जो भी फिलोसफी वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो बिल्कुल इसको जानते ही होंगे, और अब तो सब लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो अगर आपको फिर अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपको जैसे कि आपके कॉलेज में कोई ऐसा बोले कि हाँ चलो एस्थेटिक फोटो लेते हैं, तो आप उनसे जरूर ये क्वेश्चन करना कि तुम्हें एस्थेटिक्स का मतलब पता है या नहीं पता है, और उसे नहीं पता होगा तो फिर आप ये चीज़ें बता करके उससे सरप्राइज करना एंड उसे रियल मीनिंग बता देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इट एक्सप्लोर्स द क्वालिटीज डेट मेक एन आर्ट वर्क कैप्टिवेटिंग, थ्रो थ्रोट प्रोवोकिंग एंड इमोशनली रिजोनेंट। तो यहाँ पे जो एस्थेटिक्स है वो जैसे कि कैप्टिवेटिंग, किसी भी आर्ट वर्क को वो और कैप्टिवेट करता है, मतलब उसको और प्रमोट करता है। थ्रू आउट प्रोवोकिंग है, मतलब उस और ज़्यादा आगे उसके लिए प्रमोट करता है, एंड इमोशनली रिजोनेंट। ठीक है, तो इमोशनल भी कनेक्शन को एक्सप्लोर करता है ये ब्रांच जो है एस्थेटिक्स। ठीक है, मतलब ओवरऑल ये बहुत इन चीज़ों में आगे करता है। मतलब इसकी स्टडीज़ को ही देखा जाए तो आर्ट के नेचर, ब्यूटी को अप्रिशिएट करना, प्रोवोक करना, इमोशनली कनेक्ट करना, इन चीज़ों की स्टडी को ही एस्थेटिक्स बोला जा रहा है यहाँ पे। एस्थेटिक्स ऑल्सो इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिस्ट, द आर्ट वर्क एंड द ऑडियंस। तो एस्थेटिक्स जो है, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्ट करने वाले आर्ट वर्क होते हैं, या फिर जो ऑडियंस होते हैं जो उनकी आर्ट को देखते हैं या फिर अप्रिशिएट करते हैं, तो उनके रिलेशनशिप को भी ये इन्वेस्टिगेट करता है। इट कंसिडर्स हाउ आर्टिस्ट चॉइसेस सच एज कंपोजिशन, कलर, फॉर्म, स्टाइल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एस्थेटिक एक्सपीरियंस। तो समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे जो है इन चीज़ों को भी इन्वेस्टिगेट करता है ये एस्थेटिक्स, एंड जो भी आर्टिस्ट जो हैं कैसे कंपोजिशन, कलर, फॉर्म को चूज कर रहे हैं उसके बारे में भी ये इन्वेस्टिगेट करता है एस्थेटिक्स, और स्टडी होता है इसके बारे में। ठीक है, एडिशनली एस्थेटिक्स एक्सप्लोर्स द कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड सोसाइटल इन्फ्लुएंसेस दैट शेप आवर परसेप्शंस एंड जजमेंट्स ऑफ आर्ट। और एडिशनली ये भी है कि जो एस्थेटिक्स जो ब्रांच है यहाँ पे, ये कल्चरल, हिस्टोरिकल और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को भी इन्वेस्टिगेट करता है, एंड उसमें भी इन्वॉल्व होता है। एंड ये जो भी परसेप्शंस जो हमारे बने हुए हैं, जो भी जजमेंट्स हैं आर्ट को लेकर के, उसके बारे में भी ये एक्सप्लोर करता है। डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट, वाइल आर्ट एंड क्राफ्ट शेयर क्रिएटिव एलिमेंट्स, देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन द टू। आर्ट एंड क्राफ्ट ये वर्ड जो है बहुत कॉमन है और हमेशा साथ के साथ ही यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहला है पर्पस एंड फंक्शन। आर्ट इज प्राइमरीली क्रिएटेड फॉर एस्थेटिक अप्रिसिएशन, इमोशनल एक्सप्रेशन और इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन। तो जो आर्ट होता है वो किस चीज़ के लिए क्रिएट किया जाता है? एस्थेटिक अप्रिसिएशन के लिए। और यहाँ पे आप एस्थेटिक का मतलब जान चुके हो तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। तो आर्ट जो है एस्थेटिक एप्रिसिएशन के लिए क्रिएट किया जाता है, या फिर इमोशनल एक्सप्रेशन के लिए, या फिर इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन के लिए। इट ऑफन चैलेंजेस कन्वेंशनल नॉर्म्स एंड एम्स टू एवोक सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि जो रूढ़िवादी तरीके हैं या कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं, उसको मतलब चैलेंज करने के लिए, इवोक करने के लिए सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, मतलब खुद अगर आप किसी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसको आर्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, दिखा सकते हो लोगों को। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट क्राफ्ट्स टेंड टू हैव अल्टीटेरियन पर्पस, फोकसिंग ऑन फंक्शनैलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। जबकि क्राफ्ट जो होता है वो अलग चीज़ है, उसमें जो है आप कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाते हो, कुछ प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटीज दिखाते हो। क्राफ्ट्स आर ऑफन एसोसिएटेड विथ स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप एंड द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफिक पर्पस सच एज पोएट्री, वीविंग और फर्नीचर मेकिंग। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्राफ्ट जो भी चीज़ें हैं वो आप कुछ बना रहे हो, कुछ आप स्किल से रिलेटेड उसमें चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि वीविंग, जैसे कि आपको अच्छी तरीके की बुनाई आती है, उसमें कुछ ऐसा आप आर्टिस्टिक डाल सकते हो, कुछ ऐसे शेप्स बना सकते हो, या फिर कुछ ऐसा क्रिएटिव डाल करके अच्छे से आप बुनाई कर सकते हो। या फिर कुछ पॉटरी वगैरह कर रहे हो आप, तो मतलब अच्छे पॉट्स बना सकते हो, मतलब ऐसे पॉट्स बना सकते हो जो बहुत आर्टिस्टिक लगे, या फिर कुछ ऐसा क्रिएटिव लगा करके बना सकते हो। ठीक है, तो वो जो उसको हम लोग क्राफ्ट्स बोलते हैं। मतलब जैसे कि पोट्री हो गया, वीविंग हो गया, फर्नीचर मेकिंग हो गया, तो ये सब क्या है? क्राफ्ट है जो कि प्रैक्टिकली बनाया जाता है, एंड ये स्किल्स के साथ बनती हैं, इसमें स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, और ये प्रैक्टिकल हो गया, फंक्शनैलिटी पे फोकस करता है। ठीक है, भले ही इसमें आप कुछ आर्टिस्टिक लगा सकते हो चीज़ें, बट ये अलग है। बाकी जो आर्ट होता है, जो स्केचिंग मान लो एक आर्ट है,
तो वो आर्ट है, तो उसमें आप कुछ भी अपने आप में कुछ भी आप स्केच कर सकते हो, किसी भी कन्वेंशनल नॉर्म्स जो है उसको अपोज करके, या फिर आपके अंदर जो भी चीज़ें आप एक्सप्रेस करना चाहते हो उसको आप आर्ट फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो। ड्राइंग हो गया, स्केचिंग हो गया, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट में दोनों में बहुत अंतर है, ये आपने समझ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है ओरिजिनलिटी एंड एक्सप्रेशन। तो पर्पस एंड फंक्शन तो समझ गए, आर्ट का क्या पर्पस होता है और फंक्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट टर्म है ओरिजिनलिटी एंड एक्सप्रेशन। तो आर्ट emphasize individual expression and originality. Artists often strive to convey personal ideas, emotions, and concepts through their work, encouraging viewers to engage with their unique perspective. On the other hand, crafts often involve the replication of established patterns, techniques, and designs. Craftsmen aim to produce objects with specific functionality following established traditions and guidelines. तो यहाँ से भी बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है हमें कि आर्ट वर्क होता है वो ओरिजिनल होता है। कोई अगर आर्टिस्ट कुछ आर्ट क्रिएट कर रहा है तो खुद के दिमाग से वो कुछ सोच के क्रिएट कर रहा है, वो ओरिजिनल हो सकता है। वो अपने थॉट्स को अपने आर्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, अपने पर्सनल आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने इमोशंस को, अपने कॉन्सेप्ट को, उसको वो आर्ट के फॉर्म में बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये आर्ट का हो गया, ठीक है। एंड क्राफ्ट्स जो होती हैं वो पहले से जो चीज़ें हैं उसको ही फॉलो अप करना होता है। जैसे कि पॉटर्स जो है वो बर्तन बना रहे हैं, वो तो पहले से जो सिखाया गया उन्हें उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं वो, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी वीविंग हैं, टेक्निक्स हैं जो उन्हें सिखाया गया है, फोर फादर से ही चलते आ रहा है, तो वही हो रहा है। मतलब वो रेप्लिकेट ही होते जा रहा है, सेम पैटर्न, ठीक है। और बस ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। Conceptual depth. Art frequently explores complex themes, concepts, and abstract ideas. It encourages contemplation, interpretation, and critical thinking. आर्ट जो होता है कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ भी होती हैं इसमें, और मतलब इसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड करता है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हो गया, डीप में चला गया आर्ट। जबकि क्राफ्ट जो होता है वो स्किलफुल होता है, उसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट उसमें स्किल्स बहुत नेसेसरी होती है, ठीक है। एंड एस्थेटिकली प्लीजिंग, जनरली फोकस मोर ऑन टेक्निकल प्रोफिशिएंसी एंड मास्टरी ऑफ मटेरियल्स रेदर देन कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। तो क्राफ्ट्स में क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल्स आपको जाना आना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, जिससे कि आप कुछ क्राफ्ट बना पाओ, कुछ कर पाओ। लेकिन आर्ट में आपको क्या है, आपको कॉन्सेप्चुअल डेप्थ होना चाहिए, उसमें थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आता है परसेप्शन एंड इवोल्यूशन। द इवोल्यूशन ऑफ आर्ट इज ऑफन सब्जेक्टिव। सिंपल सी बात है, आर्ट जो है वो सब्जेक्टिव है। मेरा कुछ और दिमाग कह रहा है, आपका कुछ और दिमाग सोच रहा है। आप कुछ आर्ट बनाओगे तो वो आपके अपने दिमाग से आपका पर्सनल हो सकता है, बिल्कुल वो सब्जेक्टिव होता है। आपके अपने ओपिनियन से, अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग कोई आर्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो सबके ओपिनियंस और अलग होते हैं, तो ये टोटली सब्जेक्टिव है। मतलब आर्ट इज टोटली सब्जेक्टिव, इट इनवाइट्स द डाइवर्स इंटरप्रिटेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। Artistic value is often judged based on its emotional impact, creativity, and ability to provoke thought. In contrast, crafts are often assessed based on the technical skill, precision, and adherence to established standards of craftsmanship. जबकि आर्ट तो समझ में आ गया, पता ही थे मैंने आपको। क्राफ्ट में क्या होता है, क्राफ्ट जो होता है भाई वो स्किल्स पे बेस्ड होता है, इसमें टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, प्रिसीजन रिक्वायर्ड होता है। कैसे आप करेक्टली किसी चीज़ को, आर्ट को, सॉरी, किसी क्राफ्ट को ड्रॉ कर रहे हो, किसी क्राफ्ट को आप बना रहे हो, कोई चीज़ें जो पहले से स्टेब्लिश्ड है कि ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है, तो उसको आप फॉलो अप कर रहे हो, कैसे, कितना प्रिसाइजली आप चीज़ों को कर पा रहे हो, कितना प्रिसाइजली आप एक पॉट को बना रहे हो, ठीक है। तो ये सब पहले ये स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं इसमें, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने वाला नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो ये आर्ट एंड क्राफ्ट का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है कंपैरिजन एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन आर्ट क्रिटिसिज्म एंड एस्थेटिक एनालिसिस। आर्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है, आर्ट क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व्स द इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ आर्ट वर्क। अब किसी के आर्ट वर्क है तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करके इवेल्युएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये आर्ट, उसको आर्ट क्रिटिसिज्म बोला जाता है, ठीक है। इट फोकसेस ऑन एग्जामिनिंग द मेरिट्स एंड फ्लॉज ऑफ एन आर्ट वर्क। किसी भी आर्ट वर्क में क्या मेरिट्स हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, एसेस करते हैं उसको, एसेसिंग इट्स एस्थेटिक, कॉन्सेप्चुअल एंड कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट्स। और उसके एस्थेटिक्स को भी हम लोग ऐसे मतलब इवेल्युएट करते हैं कि क्या एस्थेटिक्स है इसकी, क्या ये प्लीजिंग है भी या नहीं, क्या इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, क्या कॉन्सेप्ट क्या कॉन्टेक्स्ट लगाया गया है इसमें, ये सब चीज़ें भी इसमें जज होता है। Art critics aim to provide informed judgments and insights about the quality, meaning and significance of artworks. तो जो भी आर्ट क्रिटिक्स होते हैं वो
इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कैसा क्वालिटी है, क्या मीनिंग इससे है, क्या सिग्निफिकेंस है इस आर्ट वर्क का। मतलब किसी भी आर्ट वर्क को देख के इवेलुएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स जो मैंने अभी बताया, तो उसको बोलते हैं आर्ट क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने वाली बात है। इवेल्युएशन, आर्ट क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व द सब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ आर्ट वर्क बेस्ड ऑन क्राइटेरिया सच एज आर्टिस्टिक स्किल, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ, इमोशनल इम्पैक्ट। ठीक है, तो आर्ट क्रिटिसिज्म जो होता है किस चीज़ पे सब्जेक्टिव, ये भी जो इवेल्युएशन होता है वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और क्राइटेरिया जैसे कि क्या स्किल्स यूज हुई हैं इसको बनाने में, क्या ओरिजिनलिटी है, क्या डेप्थ है इसका, क्या इमोशनल इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका। ठीक है, ये सब चीज़ें, क्या हिस्ट्री से उठाया गया है, मतलब क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये सब चीज़ें भी एनालाइज करते हैं आर्ट क्रिटिसिज्म वाले। ठीक है, इवोल्यूशन के लिए। अब इंटरप्रिटेशन, आर्ट क्रिटिक्स इंटरप्रेट आर्ट वर्क सीकिंग टू अंडरस्टैंड द आर्टिस्ट इंटेंशन, द अंडरलाइंग मैसेज और थीम्स एंड द पोटेंशियल सोशल और कल्चरल कॉन्टेम्पररी। They explore the symbolism, imagery and narrative elements within the artwork to uncover the layer of meaning. अब आर्ट क्रिटिसिज्म जो है वो किसी के आर्ट वर्क को देख करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस इंटेंशन से ये आर्ट वर्क बनाया गया है, क्या इसके पीछे का मैसेज छिपा हुआ है, क्या थीम है, क्या ये कल्चर को कनेक्ट कर रहा है या नहीं, किस कल्चर को कनेक्ट कर रहा है, क्या कुछ सिम्बॉल्स इमेजेस यूज़ की गई हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ की गई हैं। इन सब चीज़ों को इंटरप्रेट करने का काम वो लोग करते हैं आर्ट क्रिटिसिज्म वाले। Next है contextual analysis. Art criticism considers the historical, cultural and social context in which the artwork was created. अब ये लोग ये भी देखते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्रिएट हुआ है, क्या इसके पीछे की कोई पर्पस जो है हिस्टोरिकल है, कल्चरल है या फिर कोई सोशल ऐसा कॉन्टेक्स्ट है या नहीं है। इट एग्जामिन्स हाउ द आर्ट वर्क रिलेट्स टू द आर्टिस्टिक मूवमेंट्स, ट्रेंड्स एंड आइडियाज ऑफ इट्स टाइम। क्रिटिक्स ऑल्सो कंसिडर द ऑडियंस रिसेप्शन एंड द आर्ट वर्क्स इन्फ्लुएंस ऑन द सब्सिक्वेंट आर्टिस्ट्स एंड सोसाइटी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी पूरा कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस किया जाता है। तो ये तो समझ गए आपने आर्ट क्रिटिसिज्म के बारे में पूरा कहानी। अब आता है एस्थेटिक एनालिसिस। Aesthetic analysis focus on the formal and sensory aspect of an artwork, emphasizing its aesthetic qualities and the sensory experience it offers. It explores the sensory perceptions, beauty and emotions response elicited by the artwork. Here are some key points to consider. कहने का मतलब जो एस्थेटिक एनालिसिस होता है वो बेसिकली इस बात पे फोकस होता है कि क्या क्वालिटीज़ हैं इस आर्ट वर्क में, और ये भी बताया जाता है कि क्या इसकी ब्यूटी इमोशन से अलग है या नहीं, क्या इसका इमोशनल रिस्पॉन्स है, क्या परसेप्शन है, सेंसरी परसेप्शन, ये सब चीज़ें देखी जाती है उसमें। पहला होता है पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग सेंसरी परसेप्शन। Aesthetic analysis emphasizes the visual, auditory and tactile aspects of the artwork. It explores how the element of art such as line, color, form, texture, rhythm and composition contribute to overall aesthetic experience. It considers how these elements interact to create harmony, balance, tension और visual effects. तो पता होगा आपको कि ये सेंसरी परसेप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब नहीं पता होगा तो बता रहा हूँ कि विजुअल जो चीज़ें आप देख रहे हैं काफ़ी उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे आप उसको देख के सोच सकते हो, मतलब क्या लाइनिंग यूज़ की गई, क्या कलर यूज़ किया गया है, क्या टेक्सचर है, क्या रिदम है, क्या कंपोजिशन है, इससे आपके मूड भी बदल सकता है और डिफरेंट मूड्स की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, कलर्स की डिफरेंट साइकोलॉजी होती है, क्या कलर यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, किस मूड को डिपिक्ट करने के लिए, या फिर किस कलर को देख के कैसा आपका मूड बन सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। तो सेंसरी परसेप्शन में इसी चीज़ों को देखा जाता है कि क्या कलर यूज़ किया गया है, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या लाइन्स हैं, क्या टेक्सचर है, क्या रिदम है, ये सब चीज़ें हैं, और कैसे ये इंटरेक्ट हो रहा है, कैसे ये क्या क्रिएट कर रहा है, हारमोनी, बैलेंस, टेंशन, या फिर क्या विजुअल इफेक्ट ये क्रिएट कर रहा है, इसको देखा जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट होता है इमोशनल एंड सेंसरी रिस्पॉन्स। Aesthetic analysis examines the emotional and sensory responses elicited by the artwork. It considers how the artwork evokes feelings, engages the senses and stimulates the viewers imagination. मतलब कैसे किसी आर्ट को देख के आप क्या फील कर रहे हो, क्या आपकी फीलिंग्स इवोक हो रही है, क्या आप मतलब क्या स्टिमुलेट कर पा रहे हो उसको देख के, आप क्या समझ रहे हो, क्या फील कर रहे हो, कैसे आप इमेजिन कर पा रहे हो उसको। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और यही इवेल्युएट होता है इस वाले सेक्शन में। ठीक है, एस्थेटिक एनालिसिस ऑफन एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द आर्ट वर्क एंड द व्यूअर्स सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, और ये भी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं फोकस ऑन ब्यूटी। Aesthetic analysis pays particular attention to the concept of beauty and the aesthetic appreciation of an artwork. It examines the qualities that make an artwork visually pleasing and captivating or sublime. Aesthetic analysis seeks to understand the factors that contribute to the perception of beauty and its subjective nature. तो कहने का मतलब ये कि जो एस्थेटिक एनालिसिस होता है वो
उसमें ना ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को भी ज़्यादा फोकस किया जाता है। कैसे जो कोई आर्टवर्क है एस्थेटिक प्लीजिंग लग रहा है, कैसे वो बना है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, कैसे चीज़ें जो है मतलब ब्यूटिफिकेशन के टर्म्स में उसको एनालिसिस किया जाता है। और बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं जो ब्यूटी को कंट्रीब्यूट करते हैं उनको भी देखा जाता है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Distinction: while there is an overlap between art criticism and aesthetic analysis, they have distinct focuses and approaches. तो यहाँ पे देखिए, जो अभी हमने दो टर्म पढ़ा, एक तो हमने आर्ट क्रिटिसिज्म पढ़ा और एक हमने एस्थेटिक एनालिसिस पढ़ा। तो इन दोनों में ओवरलैप है और कुछ चीज़ें डिस्टिंक्ट हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला पहला है इम्फेसिस। आर्ट क्रिटिसिज्म फोकस ऑन इवेलुएटिंग एंड interpreting artworks considering their conceptual, contextual, and historical aspects. Aesthetic analysis emphasizes the sensory experiences, beauty, emotional response elicited by an artwork. तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि जो अभी आर्ट क्रिटिसिज्म होता है वो इवेलुएट करता है कि कैसा आर्ट वर्क है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, किस कॉन्सेप्ट से लिया गया है, क्या इसके पीछे का हिस्ट्री कल्चर है। जबकि एस्थेटिक एनालिसिस में इसकी ब्यूटी पे ज़्यादा फोकस होता है, इमोशंस पे ज़्यादा फोकस होता है, और क्या ये सेंसरी, क्या इमेज प्रोवोक होगा, दिस डेट, इन सब चीज़ों पर फोकस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिविटी की बात की जाए तो आर्ट क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व सब्जेक्टिव जजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। आर्ट क्रिटिसिज्म जो होता है सब्जेक्टिव होता है, मतलब अलग अलग लोगों से आप एनालिसिस करवाओगे तो अलग अलग क्रिटिक्स अलग अलग एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस बाय क्रिटिक्स नॉलेज परसेप्ट, क्योंकि जिसको जितना नॉलेज होगा उसके हिसाब से वो जज करेगा, अपना ओपिनियन देगा। जबकि एस्थेटिक एनालिसिस ऑल्सो एक्नॉलेज सब्जेक्टिविटी बट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन सेंसरी एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज शेयर्ड बाय ए ब्रॉडर ऑडियंस। इसमें भी सब्जेक्टिविटी होता है, एस्थेटिक एनालिसिस में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा, बट ये भी सब्जेक्टिव होगा, ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा उनके ओपिनियंस अकॉर्डिंग। बट इसमें ज़्यादा डिफर नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे मोर फोकस होता है कि इमोशनल रिस्पॉन्स और उसकी सेंसरी और उसकी ब्यूटी को देखना, तो वो मोर और लेस जो सेम ही आता है सबके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्कोप: आर्ट क्रिटिसिज्म encompasses a wider range of consideration including historical context, artist intention and social implications। तो आर्ट क्रिटिसिज्म में जानते हैं आप लोग, अभी सब एक्सप्लेन किया था मैंने कि इसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, आर्टिस्ट किस इंटेंशन से बनाया है, वो क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, वो क्या सोशल इम्प्लीकेशन हो सकती हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो बहुत वाइड रेंज हो गया इसका कंसिडरेशन का। जबकि एस्थेटिक एनालिसिस जो होता है कंसंट्रेट करता है फॉर्मल एलिमेंट्स पे, सेंसरी परसेप्शन पे, ब्यूटी और अप्रिशिएशन पे, ठीक है। तो both art criticism and aesthetic analysis contribute to our understanding and appreciation of artworks. They offer different lenses through which we can explore and engage the rich world of art, providing the diverse insights and the perspectives, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम ग्रीक व्यूज ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स। ग्रीक क्या व्यूज रही हैं ग्रीक के आर्ट एंड एस्थेटिक्स के बारे में। तो emphasis on harmony and balance. The ancient Greeks placed great importance on achieving harmony and balance in their art. They believed that a well proportioned and balanced artwork would evoke a sense of aesthetic delight. तो जो ग्रीक्स रहे हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपना उनका रहा है इम्पोर्टेंस उनके आर्ट वर्क में, ठीक है। और उनका ये बिलीव है कि जो एक वेल प्रोपोर्शनड आर्ट वर्क है वो एक सेंस देता है एस्थेटिक डिलाइट का। और ग्रीक आर्ट एम टू कैप्चर द आइडियल फॉर्म एंड ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, एम्फेसाइजिंग द सिमेट्री, ग्रेस एंड नेचुरल प्रोपोर्शन। और ग्रीक्स में ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी के ही आपको आर्ट वर्क मिलेंगे और आपको सिमेट्रिकल चीज़ें होंगी और नेचुरल प्रोपोर्शंस होगा, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिमीज एंड रियलिज्म। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिमीज और द इमिटेशन ऑफ नेचर वाज सेंट्रल टू Greek aesthetics. Greek artists sought to represent the physical world in realistic and faithful manner. They believed that closer an artwork resembled the natural world, the more aesthetically pleasing it would be. तो यहाँ पे आपको मिमीज ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। इजिप्ट में आप देख लो, ग्रीक जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पे ज़्यादातर आपको फिजिकल बॉडी से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। आर्ट वर्क जो होती है उससे रिलेटेड होती हैं, तो वो लोग ये सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि नेचुरल हो बिल्कुल चीज़ें जो हों, ठीक है, और एस्थेटिकली प्लीजिंग भी हो, ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं फिजिकल वर्ल्ड को रियलिस्टिकली फेथफुल मैनर में। नेक्स्ट है फोकस ऑन द सेंसरी एंड विजुअल। ग्रीक एस्थेटिक्स प्राइमरली फोकस्ड ऑन विजुअल एस्थेटिक्स एंड द सेंसरी एक्सपीरियंसेस ऑफ व्यूइंग आर्ट। दे बिलीव दैट द विजुअल अपील ऑफ एन आर्ट वर्क इंक्लूडिंग इट्स कलर्स, फॉर्म्स, कंपोजिशन प्लेड ए क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग एस्थेटिक डिलाइट। तो सभी जो चीज़ें हैं, कंपोजिशन हो गया या फिर सेंसरी एक्सपीरियंस हो गया, मतलब कंपोजिशन, कलर, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है अच्छा खासा आप आर्ट बना सकते हो और उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है।
कौन सा कलर चूज कर रहे हो, क्या कॉम्पोजिशंस है, इससे पूरा मामला ही मतलब बदल सकता है। क्या आप थिंक कर पाओगे उसको देख कर कि ये सब बदल सकता है। इसलिए कॉम्पोजिशंस का यूज बहुत केयरफुली ग्रीक्स करते थे, जिससे कि एस्थेटिकली डिलाइट आर्टवर्क्स वो क्रिएट कर पाए। इंडियन व्यूज ऑन आर्ट एंड एस्थेटिक्स, हम अपने इंडियन व्यूज को जान लेते हैं कि क्या है। स्पिरिचुअल एंड सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इन इंडियन एस्थेटिक्स, आर्ट इज ऑफन viewed एज a मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल आइडिया। तो यहाँ पे इंडियन एस्थेटिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो जो भी आर्ट वर्क है वो स्पिरिचुअल ज़्यादातर आपको सिग्निफाई करेगा, स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल आइडियाज, ठीक है। इंडियन आर्ट ऑफन कैरीज सिम्बॉलिक मीनिंग, सिम्बॉलिक मीनिंग्स आप हर जगह देखते होंगे, हर एक आर्ट फॉर्म में, कनेक्टेड टू रिलीजियस और फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स। मैक्सिमम जो आर्ट वर्क से रिलीजियस ही मिलेंगे या फिर कॉन्सेप्चुअल, वो भी बहुत फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट में मिलेंगे। तो बहुत ही मतलब वेराइटी ऑफ आर्ट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। द एम ऑफ इंडियन आर्ट इज टू इवोक अ सेंस ऑफ ट्रांसेंडेंस एंड स्पिरिचुअल डिलाइट। और यहाँ पे जो मेन मकसद होता है स्पिरिचुअल आर्ट, इंडियंस जो आर्ट का, जिससे कि एक सेंस डेवलप करना स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग और कल्चर के रिगार्डिंग, ठीक है ना। रस एंड एस्थेटिक एक्सपीरियंस, तो ये जो रस वर्ड है ये हिंदी का वर्ड है, एंड आई डोंट नो हिंदी या संस्कृत, बट इसका मतलब ही होता है एस्थेटिक और प्लीजिंग। इंडियन एस्थेटिक इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रस विच रेफर्स टू एस्थेटिक एक्सपीरियंस और इमोशनल फ्लेवर इवोक्ड बाय ए वर्क ऑफ एन आर्ट। रस रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ इमोशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑडियंस व्हाइल एंगेजिंग विद अ पर्टिकुलर वर्क। तो समझ में आ रहा हो कि रस जो है यहाँ पे, रस जो यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे एस्थेटिक एक्सपीरियंस की बात हो रही है। इमोशनल फ्लेवर जो होता है किसी आर्ट वर्क को देख करके जो आप फील करोगे, वो आप डिफाइन कर पाते हो इन चीज़ों से, ठीक है। इंडियन आर्ट एम्स टू इवोक स्पेसिफिक रस सच एज लव, लव को श्रृंगार रस बोला जाता है, हीरोइज्म को वीरा रस, ट्रैंक्विलिटी को शांता, ठीक है, लीडिंग टू एस्थेटिक डिलाइट। डिफरेंट टाइप ऑफ रस हैं इंडियन एस्थेटिक्स में, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। श्रृंगार रस तो आपने सुना ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल सेंसेस, अनलाइक द प्राइमरली विजुअल फोकस ऑफ ग्रीक एस्थेटिक्स, इंडियन एस्थेटिक्स इंटीग्रेट्स द मल्टीपल सेंसेस। ग्रीक में जो सिर्फ एक ही चीज़ों पे फोकस होता था विजुअल, बट यहाँ पे इंडियन एस्थेटिक में ये चीज़ें हैं कि हम लोग मल्टीपल सेंस को इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ लेते हैं। इंडियन आर्ट स्ट्राइव्स टू एंगेज नॉट ओनली द विजुअल सेंस बट ऑल्सो द साउंड, म्यूजिक, चैंटिंग, टच, sculpture and texture, taste, offering of food in rituals, and smell, incense, flowers to create holistic aesthetic experience। तो ग्रीक वाले सिर्फ विजुअल 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 ही मतलब उनका था ऐसा, बट हमने हमारे जो एस्थेटिक्स हैं इंडियन एस्थेटिक्स, वो मल्टीपल सेंसेस को इवोक करते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ पे आपको इंडियन आर्ट में आप देखोगे कि एक तो पहली बात विजुअल में आपको सब चीज़ें दिखने वाली हैं, वो तो है ही है, बट साउंड भी आपको दिख जाएगा, म्यूजिक, चैंटिंग, ये सब चीज़ें क्या है, एस्थेटिक्स ही तो है। म्यूजिक जो है इंडियन म्यूजिक, या फिर जो चैंटिंग या फिर घंटी का आवाज़, जो भी इस टाइप की चीज़ें हैं, जो वो एक साउंड भी दे रही है और आप वहाँ पे आपको एस्थेटिकली प्लीज करेगी। टच के फॉर्म में भी है, जैसे कि स्कल्पचर हो गया, टेक्सचर्स हो गए, उसको आप छू सकते हो, तो छू करके देख सकते हो, तो ये भी एक आपका सेंसरी जो है इंटीग्रेशन हो गया इसका। टेस्ट, ऑफरिंग ऑफ फूड इन रिचुअल्स, हमारे इंडियन इंटीग्रेशन में जो है बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिसमें फूड ऑफर किया जाता है, उसको आप तो वहाँ से आप टेस्ट करते हो चीज़ों को, तो वो भी अब ये सेंसरी इंटीग्रेशन में ऐड हो गया। स्मेल मतलब इंसेंस स्टिक्स, फ्लावर्स, ये भी तो है। तो ये सब चीज़ें जो है मतलब ओवरऑल हमारे इंडियन एस्थेटिक्स में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, और जो कि हमारे मल्टीपल सेंसरी ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं वो करने में। ट्रांसडेंसेंस एंड ब्यूटी ऑफ द डिवाइन, इंडियन एस्थेटिक्स ऑफन एसोसिएट्स द ब्यूटी विद द डिवाइन। द artistic representation of gods and goddess in Indian art is intended to capture the divine beauty and radiance। तो हमारा जो एस्थेटिक है इंडियन एस्थेटिक, वो ब्यूटी ऑफ डिवाइन से एसोसिएट करते हैं। हमारे जो आर्टिस्टिक गॉडेस के स्कल्पचर्स देख लो या फिर रिप्रेजेंटेशन आर्ट वर्क्स देख लो, वो इस टाइप से कैप्चर किए गए, इस टाइप से क्रिएट किए गए हैं, और टू शो द डिवाइन ब्यूटी ऑफ देयर एंड रेडियंस। The aesthetic delight derived from Indian art is connected to the spiritual and metaphysical realms, emphasizing the divine presence and transcendent qualities। ठीक है, तो in both Greek and Indian views of art and aesthetics, aesthetic delight is central concept. However, the emphasis, approaches and underlying philosophies differ। तो यहाँ पे
चाहे इंडियन हो या फिर ग्रीक हो, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे एस्थेटिक डिलाइट का ही है, एस्थेटिकली प्लीजिंग। बस हमारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, ग्रीक वाले में सिर्फ विजुअल है, हमारे बारे में हमारे इंडियन एस्थेटिक्स में मल्टीपल फॉर्म्स हैं, विजुअल भी है, टच भी है, स्मेल भी है, बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। और बस ये थोड़ा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, चीज़ें हैं, बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन व्यू ऑफ आर्ट एंड एस्थेटिक्स इनकम्पासेस द प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट ऑफ रस थ्योरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ साधारणीकरण। दिस कॉन्सेप्ट प्रोवाइड द यूनिक इंसाइट्स इनटू द एग्जिस्टेंस ऑफ एस्थेटिक डिलाइट एंड द रोल ऑफ इंडियन आर्ट। तो इस रस थ्योरी को समझते हैं हम लोग। द रस थ्योरी इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन इंडियन एस्थेटिक्स, particularly in the realms of literature, theatre, and visual arts. Rus can be understood as the essence of flavor of an aesthetic experience. ठीक है। It refers to the emotional aesthetic responses evoked in the audience when they engage with the work of art. किसी भी आप आर्ट वर्क को आप देखते हो या फिर उससे इंगेज होते हो, तो वहाँ पे जो आपका इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, जो आप फील करते हो, उसको यहाँ पे रस थ्योरी जो नाम दिया गया है, इसी कॉन्सेप्ट को दिया गया है कि जो आप एसेंस को फील करते हो जब आप किसी ऐसे आर्ट वर्क में इंगेज होते हो, देखते हो, ठीक है, उसे, या फिर तो वहाँ पे जो फीलिंग होती है आपकी, जो एस्थेटिक रिस्पॉन्स आप लेते हो उसका, उसको रस थ्योरी बोला जाता है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको समझना। अकॉर्डिंग टू रस थ्योरी, द आर्टिस्ट इंटेंशन इज टू इवोक स्पेसिफिक इमोशंस और रस इन द ऑडियंस। द आर्टिस्ट अचीव दिस बाय skillfully combining various elements such as plot, characterizations, dialogue, music, dance, visual aesthetics. Each rus is associated with specific emotions such as love, श्रृंगार रस, हीरोइज्म वीर रस, ठीक है, वीर रस, ह्यूमर के लिए हास्य, कॉम्पैशन के लिए करुणा, डिस्गस्ट के लिए भयानक, एंगर के लिए रौद्र, फियर के लिए भय, एंड वंडर के लिए अद्भुत। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ रसेस हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। तो रस थ्योरी का मतलब ही यही है भाई कि आर्टिस्ट जो है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रस, जो किसी, जैसे कि आपको सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जो आप समझ भी रहे होगे, बट फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि और अच्छे से मैं समझा पाऊँ। अगर कोई बंदा है, मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ आर्ट, जैसे मैं किसी को हंसाना चाहता हूँ, तो मैं कुछ अच्छे जोक्स क्रैक करूँगा, तो फिर अगर बंदा हंस देगा तो मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो वही बात है यहाँ पे कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो किसी भी इंसान के अंदर उस इमोशन को इवोक करने के लिए, जैसे कि अगर मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो मेरा इंटेंशन है कि वो बंदा हंसे, मतलब उसके अंदर जो है वो हंसने वाली फीलिंग, मतलब वो हंसेगा तो उसकी वो वाली फीलिंग इवोक हो गई कि भाई वो हंस रहा है, ठीक है। तो वही है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपने स्किल्स से ऐसे आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं जिससे कि जो चीजें प्रेजेंट करना चाहे वो सामने वाला बंदा भी फील कर पाए, वो कर पाए, ओके। तो वो इमोशंस जो है वो कन्वे कर पाए एंड सामने वाला अचीव कर पाए। तो डिफरेंट डिफरेंट हैं, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट रस हैं जो आपको मैंने समझाई दिया, श्रृंगार, वीरा, करुणा। तो ऐसे जैसे कोई सीन आता है, ऐसा इमोशनल सीन जिसमें आप इमोशनल हो जाते हो, तो भाई आर्टिस्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया उसको डिपिक्ट कराने में कि आप इमोशनल हो गए उस सीन को देख करके। मीन्स आर्टिस्ट इज सक्सेसफुल इन हैविंग दिस आर्ट और समथिंग। तो बस ये कहानी है। तो रस थ्योरी भी वही कहानी है। रस थ्योरी का मतलब है कि आर्टिस्ट का जो इंटेंशन है, जो फीलिंग इवोक कर पाए उसके आर्ट को देख करके वो सक्सेसफुली हो जाए, तो बस वही है, ठीक है। और उसको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के थ्रू उसको अचीव करता है वो। आगे बढ़ते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ रस कैन बी कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ एस्थेटिक डिलाइट वेयर ऑडियंस ट्रांससेंड्स देयर ऑर्डिनरी इमोशनल स्टेट एंड enters in a heightened state of emotional and aesthetic experience. Rus is not merely the direct expression of artist emotions, but rather the creation of a shared emotional experience between the artist, the artwork and the audience. और ये जो रस थ्योरी है यहाँ पे सिर्फ ये ऐसा एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन ही नहीं है किसी आर्टिस्ट का इमोशंस का। ये नहीं कि आर्टिस्ट जो फील कर रहा था उसने वो आर्ट बना दिया एंड वो देखकर बस वो उतना ही है। ये रस थ्योरी जो होता है ये आर्टिस्ट और उसके आर्ट वर्क और ऑडियंस तीनों के इमोशंस का शेयर्ड इमोशंस है। मतलब आर्टिस्ट जो फील कर रहा है उसने आर्ट वर्क में बनाया है एंड उस आर्ट वर्क को देख करके सेम जो ऑडियंस है वो भी वही फील कर रही है जो वो आर्टिस्ट फील करके बनाया था। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है, अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है एंड वो उसमें अगर कोई शायरी लिख रहा है, ठीक है, और वो शायरी लिख दिया उन्होंने एंड वो पब्लिश कर दिया, ठीक है, या फिर पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे, और डिफरेंट ऑडियंस ने देखा उसे। तो ऑडियंस जो देख रही है
और उसको बहुत सारी ऑडियंस जो है सेम फील करेगी वैसा ही जैसा कि वो बंदा जब हार्ट ब्रेक हुआ उसका, एंड उसके उस फीलिंग को देख, जो जब वो ये लिख रहा था शायरी, तो कैसी फीलिंग हो रही थी उसे, वो सेम फील करेंगे वो ऑडियंस भी जब उसको पढ़ेंगे। तो शेयर्ड फीलिंग हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया, आपको बस एग्जांपल ही लेना है, इसको बहुत ज़्यादा ये मत कंसिडर करना, ठीक है। तो बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि ये है क्या रस थ्योरी। तो ये भी होता है, ठीक है। अब आता है साधारणीकरण। द प्रिंसिपल ऑफ साधारणीकरण ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सलाइजेशन और जनरलाइजेशन। समझ में आ रहा है, साधारणीकरण मतलब साधारण करना, जनरलाइजेशन करना is closely related to the Rasa theory. It suggests that the artist should create a work of art that can resonate with universal audience, transcending specific individual experiences. The artist achieves this by presenting emotions and situations that are relatable to a wide range of people, regardless of their personal background, culture or individual circumstances. और ये साधारणीकरण जो है ना, ये अभी के टाइम पे बहुत देखा जा रहा है। हालांकि पहले के टाइम पे भी दिखाया जाता था, बट अभी अभी भी मतलब काफ़ी आप इसको रिलेट कर पाओगे। जैसे कि इंस्टाग्राम पे कई सारी रील्स आप देखते हो, रील्स का ही ज़माना चल रहा है, तो बहुत सारे रील्स देख के आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हो उसको। मतलब मैं खुद ऐसे ऐसे रील्स कभी कभी देख लेता हूँ। वैसे मैं रील्स ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट कभी कभी आ जाता है सजेशंस में, या फिर कभी देख लिया अगर बाई चांस, तो बहुत रिलेटेबल चीज़ें भाई मिल जाती हैं। मतलब बिल्कुल रिलेटेबल मिलती है, मतलब ऐसा लगता है कि हूँ बहू जो मैं फील किया हूँ सामने वाला बंदा भी वही फील किया होगा और तब वो बनाया है। मतलब अभी रिसेंटली मैं बहुत सारे से मतलब छुट्टियां हैं अभी चल रही, तो रील्स देखने का मौका मिल जाता है। तो मतलब मैं सोचने भी लगता हूँ उस टाइम पे कि अरे ये तो मतलब जस्ट जैसा मैं फील कर रहा हूँ वो इसने लिख दिया है इस रील में ही। मतलब इससे कैसे पता चल गया मेरे इस इमोशंस का, मतलब इसने भी वो फील किया है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पे समझ सकते हो कितना ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड हो रहा है आर्टिस्ट का, ऑडियंस का और उसके आर्ट वर्क का। तो इस साधारणीकरण हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, ठीक है। जिससे कि आर्टिस्ट जो है अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं, मास ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं विद थ्रू द आर्ट वर्क, और ये अपने स्किल्स के बेसिस पे वो करते हैं, ठीक है। द आर्टिस्ट अचीव दिस बाय प्रेजेंटिंग इमोशन सिचुएशन डेट आर रिलेटेबल टू ए वाइड रेंज ऑफ पीपल रिगार्डलेस ऑफ द पर्सनल बैकग्राउंड, कल्चर और इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं जिसकी रील देखा और मुझे रेजोनेट हुआ, वो बंदा तो किसी फॉरेन का है और उसने रील बना रखा था, और मैं बताओ कहाँ इंडिया में हूँ, और मैं उसके रील से इतना ज़्यादा रिलेट कर लिया, बिकॉज सेम टू सेम मेरे साथ चीज़ें जो है ऐसी ही हुई है। मतलब तो समझ रहे हो ना कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द कल्चर बैकग्राउंड और समथिंग लाइक दैट, वो आप जो फील कर रहे हो इमोशन को, वो कितना शेयर्ड इमोशन है, कितना, समझ रहे हो ना। तो ये जनरलाइजेशन इसको बोलते हैं साधारणीकरण। साधारणीकरण emphasizes the यूनिवर्सलिटी ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस, बिकॉज एटलीस्ट सब लोग तो हम ह्यूमन ही हैं, और इमोशंस जो है ह्यूमंस में ही होते हैं, और बिल्कुल वो सेम हो सकते हैं, एक्सपीरियंसेस भी सेम हो सकती हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कल्चर, of their background. It seeks to create the sense of commonality and connection among the audience members, fostering a shared experience of aesthetic delight. By presenting universal themes and emotions, art can bridge societal, cultural and personal boundaries, facilitating a collective understanding and appreciation. तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि ये जो है इससे आप कनेक्ट कर पाते हो चीज़ों को। एक ह्यूमन इमोशन है, एक्सपीरियंसेज हैं, जो एक चीज़ें कॉमन मिलती हैं हमें कि हमारे में इमोशंस तो सेम है, ठीक है। और इससे एक सेंस ऑफ कनेक्शन डेवलप होता है कि हाँ, समवन इज ऑल्सो हु फेल्ट लाइक दिस। तो एक सेंस ऑफ कनेक्शन जनरेट होता है इससे, बाकी चीज़ें हैं, ठीक है। इमोशन, आर्ट, ये सब चीज़ें हो गई। द concept of Sadharanikaran also underscores the notion of art as a means of communication and empathy. It acknowledges that art has the power to transcend the individual perspective and touch the heart of diverse audience, enabling them to experience and understand different emotions and human experiences. तो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे है कि साधारणीकरण जो है ये एक ऐसा मोड है कम्युनिकेशन का जिससे आप कम्युनिकेट कर पाते हो, एम्पैथी शो कर पाते हो। इट एक्नोलेज द आर्ट हैज द पावर टू ट्रांसजेंड द इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव को आप समझ सकते हो, उसके हार्ट को टच कर सकते हो, डाइवर्स रेंज ऑफ ऑडियंस को आप उसके हार्ट को टच कर सकते हो, उसके इमोशंस को आप फील कर सकते हो, आपके इमोशंस को वो फील कर सकता है, डिफरेंट इमोशंस फील कर सकते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को। दिस इज द वे to feel the emotions, to connect with the audience, larger audience. Art is a way. Together, Ras theory and the principle of Sadharanikaran provide a profound understanding of the Indian view of art and aesthetics.
They highlight the importance of emotional resonance, universality, and the power of art to evoke aesthetic delight and foster a sense of shared human experiences. The Western view of art and aesthetic is shaped by various philosophical perspectives and concepts, including the idea of aesthetic attitude, aesthetic judgment, and philosophy of taste, and the concept of dis, uh, disinterestedness. This concept provides the insights into how Western thinkers have approached the understanding and appreciation of arts. अब हमने इंडियंस वाला तो समझ लिया, अब हम फॉरेन वाला भी समझते हैं कि फॉरेन आर्ट जो है, फॉरेन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलती है आर्ट एंड एस्थेटिक्स पे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है एस्थेटिक एटीट्यूड। तो द concept of aesthetic attitude emerged in 18th century and was further developed by philosophers like Immanuel Kant. It refers to a particular mindset or approach that individuals adopt when engaging with an art. The aesthetic attitude involves suspending practical, moral, or utilitarian concerns and focusing solely on aesthetic experiences itself. It requires an open, receptive, and contemplative state of mind that allows the individuals to appreciate and respond to the beauty of artistic qualities of an artwork. तो एक एस्थेटिक एटीट्यूड होता है, ठीक है, जो कि 18th सेंचुरी में एस्थेटिक एटीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ था, और बहुत सारे फिलोसफर जैसे कि इमैनुअल कैंट और बहुत सारे फिलोसफर्स जो हैं उन्होंने डेवलप किया इस एस्थेटिक एटीट्यूड नाम के कॉन्सेप्ट को, जहाँ पे आप समझ पाते हो चीज़ें कि कोई भी जब आर्ट वर्क में जाता है तो उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या वो सोचता है, क्या उसके अप्रोचेज होती हैं, क्या उसका माइंडसेट होता है। एक ओपन माइंडसेट जरूरी होता है, कॉन्टेम्पलेटिव स्टेट, जिससे कि आप सोच पाओ, समझ पाओ, रिस्पॉन्ड कर पाओ आर्टिस्टिक ब्यूटी एंड आर्ट वर्क को। तो इसको एस्थेटिक एटीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। अब आता है एस्थेटिक जजमेंट। एस्थेटिक जजमेंट रेफर्स टू इवेल्युएशन एंड असेसमेंट ऑफ आर्ट वर्क बेस्ड ऑन देयर एस्थेटिक क्वालिटीज, ठीक है। तो it involves making subjective judgments about the beauty, artistic skill, creativity and emotional impact of an artwork. तो किसी भी आर्ट वर्क की इवेल्यूशन और असेसमेंट के लिए आर्टिस्टिक एस्थेटिक जजमेंट का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे उसके आर्ट वर्क को डिफरेंट पैरामीटर्स पे जजमेंट किया जाता है ऑन द ब्यूटी, आर्टिस्टिक स्किल, क्रिएटिविटी, इमोशनल इम्पैक्ट एक्सेट्रा. Aesthetic judgment can be influenced by personal taste, cultural context, and individuals' experiences. Philosophers like Kant emphasized the universal aspect of aesthetic judgment, arguing that certain aesthetic judgments could be considered universally valid based on the inherent qualities of the artwork. और यहाँ पे जो आर्टिस्टिक जजमेंट की बात की जा रही है, यहाँ पे इमैनुअल कैंट जैसे फिलोसफर्स ने ये बताया कि ठीक है, बहुत चीज़ें सब्जेक्टिव हो सकती हैं, बट एक कॉमन चीज़ भी होती है कई सारे आर्ट वर्क की, जिसको यूनिवर्सल ट्रीट करना है आपको, जो कि सेम है सबके लिए। ट्रीट क्या करना है, वो सेम होती है सबके लिए, चाहे किसी को दिखा लो वो आर्ट वर्क, वो सेम ही बात बोलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्सली भी होती हैं जो आपको हर जगह वही चीज़ें मतलब फील करेंगे। अगर वो आर्ट दिखाओगे लोगों तो वो यूनिवर्सल कंसिडर किया जाता है उसको, ठीक है। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आता है फिलोसफी ऑफ टेस्ट। द फिलोसफी ऑफ टेस्ट explores the nature of aesthetic preferences and the subjective experience of the beauty. It investigates the questions such as what makes something beautiful, how aesthetic judgments are formed, and whether they are objective criteria for evaluating taste. Philosophers like David Hume and Immanuel Kant examined the role of individual taste, cultural influences, and shared aesthetic standards in shaping our judgments of beauty. The philosophy of tastes acknowledges the subjective nature of aesthetic preferences while also considering the possibility of shared or universal aesthetic standards. फिलोसफी ऑफ टेस्ट से ये है कि किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल टेस्ट अकॉर्डिंग टू द कल्चरल इन्फ्लुएंसिंग और कल्चरल बैकग्राउंड और इंडिविजुअल टेस्ट और उनके अपने पर्सनल ओपिनियंस के हिसाब से चीज़ें जो है मतलब आप जज कर सकते हो किसी आर्ट वर्क को। आपका अलग टेस्ट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप एक कॉमन इंटरेस्ट भी शेयर करो या फिर शेयर्ड टेस्ट हो आपका। तो इन सब चीज़ों का जो जिक्र होता है फिलोसफी ऑफ टेस्ट में होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के कॉमन टेस्ट भी हो सकते हैं या फिर अलग अलग इंडिविजुअल तो हैं ही हैं, तो उस बेसिस पे भी जजमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस सजेस्ट दैट एस्थेटिक एप्रिसिएशन इन्वॉल्व्स अ डिसइंटरेस्ट और डिटैच्ड पर्सपेक्टिव. इट मींस दैट वन एंगेजेस विद art purely for its own sake without any personal or practical concern. Disinterestedness requires temporarily setting aside personal desires, preferences, or instrumental use of art, focusing on the artwork itself.
This concept is related to the idea of aesthetic attitude, emphasizing the importance of experiencing the art without ulterior motives or external influences. तो ये कॉन्सेप्ट बताया गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस, मतलब इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपके पर्सनल इंटरेस्ट उसमें लाई नहीं होने चाहिए, आपके मतलब पर्सनल और प्रैक्टिकल कंसर्न्स उसमें नहीं होने चाहिए। आपको आर्ट वर्क को न्यूट्रल होकर देखना है एंड उसके हिसाब से उसे जज करना है, प्योरली ऑन द आर्ट वर्क, नॉट कि आप उसको पर्सनली लेकर के जज कर लो, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस ऑल्सो इम्प्लाइज अ सेंस ऑफ यूनिवर्सलिटी, और इससे क्या होता है, एक यूनिवर्सल जो सेंस है वो डेवलप होता है। इट सजेस्ट दैट एस्थेटिक एप्रिसिएशन ट्रांसेंड्स पर्सनल बायसेस एंड इंटरेस्ट, इनेबलिंग इंडिविजुअल्स टू एंगेज विद एन आर्ट इन मोर ऑब्जेक्टिव और impartial manner. The idea is to approach the art with mindset that is free from personal desires, practical consideration। और देखिए कहने का मतलब ये है कि इस कॉन्सेप्ट से ये समझा जा सकता है कि आर्ट वर्क को ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश की जा रही है, मतलब आपको उसको पर्सनली लेके नहीं देखना है, पर्सनल बायसेस, पर्सनल इंटरेस्ट से हट करके उसे यूनिवर्सल बनाना है, जिसको सब लोग उससे कनेक्ट कर पाए, अपने पर्सनल डिजायर्स को हटा करके एक फ्री माइंडसेट से बनाना, उसको देखना, जज करना, ये है मेन पर्पस इसका, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं, यूनिट 2। When comparing different, तो यहाँ पे यूनिट 2 है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट आर्ट्स। When comparing different arts, it is essential to examine their unique characteristics, forms of expression, and mediums through which they can communicate. Comparing art allows us to appreciate their unique attributes, explore their shared qualities, and gain a deeper understanding of the diverse ways in which human creativity and expression manifest. By recognizing the distinct characteristics of each art form, we can foster the interdisciplinary collaborations, explore new possibilities, and enrich our overall artistic and aesthetic experiences. डिफरेंट आर्ट को कंपैरिजन करना है तो उसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसे जज करना होगा, एग्जामिन करना होगा किस मीडियम में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। और दो आर्ट फॉर्म्स को हम अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हमें उससे पता चलता है कि अलग अलग क्या क्वालिटीज़ हैं, हम उस चीज़ों को मतलब एक ब्रॉडर एंगल से देख सकते हैं, अलग अलग ह्यूमन क्रिएटिविटी कैसे मैनिफेस्ट करती है, क्या 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 अलग अलग आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक हैं और डिफरेंट कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों को समझने का मौका मिलता है और इसके थ्रू हम कंपैरिजन करके समझ सकते हैं और डीपर और भी एनालिसिस ले सकते हैं एस्थेटिक्स और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के बारे में, उस चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं फॉर्म एंड कंटेंट, ये क्या होता है। फॉर्म एंड कंटेंट आर एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म्स एंड अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप इज की टू एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग आर्ट वर्क्स। तो इस फॉर्म एंड कंटेंट जो दो टर्म है इसको समझना जरूरी है, जिससे कि हम किसी भी आर्ट वर्क को अच्छे से मतलब एनालाइज कर पाएँ। पहले समझते हैं फॉर्म क्या होता है। फॉर्म रेफर्स टू द फिजिकल और विजुअल एस्पेक्ट ऑफ एन आर्ट वर्क, द एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल यूज्ड टू क्रिएट इट। इट encompasses द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, मटेरियल्स, टेक्निक्स एंड ओवरऑल एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ द आर्ट वर्क। मतलब किस फॉर्म में है वो, फिजिकल है, विजुअल है, किस फॉर्म में है, तो उसको ये हो गया, ठीक है, फॉर्म। उसमें क्या एलिमेंट्स यूज किया गया है क्रिएट करने के लिए, क्या कंपोजिशन है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या मटेरियल्स, क्या टेक्निक्स है, ओवरऑल क्या एस्थेटिक्स है, ये सब हो गया उसमें, ठीक है, फॉर्म में। द फॉर्मल एलिमेंट्स इंक्लूड लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, स्पेस एंड वैल्यू। द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन सच इज बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम, यूनिटी एंड emphasis govern how these elements are organized within the artwork, ठीक है। Form provides the framework through which content is expressed. It includes the artistic choices made by the creator to visually communicate their ideas, emotions, or concepts. Uh, The form can vary greatly between different art forms such as the brushwork in a painting, the movement in a dance performance, and the harmonies in musical composition. तो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, इससे डिफरेंट चीज़ें जो आप समझ सकते हो और विजुअली जो है अलग अलग आइडियाज़ क्रिएट करती हैं, अलग इमोशन, अलग कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फॉर्म तो समझ गए आप, ठीक है। कंटेंट क्या होता है। कंटेंट रेफर्स टू सब्जेक्ट मैटर, आइडिया, थीम और मैसेज कन्वेड बाय आर्ट वर्क। अब फॉर्म तो समझ गए कि क्या होता है, फिजिकली है या फिर विजुअली है या फिर क्या कंपोजिशन है, क्या कलर है, क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है, रिदम, यूनिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्पेस, कलर, टेक्सचर, दिस डेट, ठीक है। कंटेंट ये होता है कि क्या उसमें सब्जेक्ट मैटर है, क्या थीम है, क्या मैसेज है, क्या वो कन्वे कर रहा है, क्या इंटेलेक्चुअल चीज़ समझ में आ रही है उसे, क्या इमोशनल एस्पेक्ट हो सकता है उसे, क्या कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट हो सकता है, क्या ये किसी चीज़ को कनेक्ट कर रहा है विद फिजिकल वर्ल्ड, क्या एक स्टोरी टेल कर रहा है, क्या सोशल चीज़ों को बता रहा है, क्या पॉलिटिकल कमेंट्री हो रही है इस पर, क्या इमोशनल फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट, मतलब ये सब कंटेंट में आ गया। कंटेंट इज द कंसेप्चुअल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट दैट गिव्स द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस टू द आर्ट वर्क।
It is what the artist intends to communicate to the audience. The content can be explicit and easily recognizable, or can be more abstract, open to interpretation and layered within multiple meanings. ठीक है, क्लियरली है, मतलब कंटेंट जो होता है वो या तो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो सकता है, या फिर कुछ पार्टिकुलरली फिक्स्ड इमोशंस को वो चाह रहा है कि कन्वे करे, तो एक्सप्लिसिट भी हो सकता है वो, ठीक है, बहुत टाइप ऑफ कंटेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ओवरऑल समझ में आ गया होगा। इसका बेसिक मतलब होता है उसके कॉन्सेप्ट और इंटेलेक्ट, किसी भी चीज़, किसी भी आर्ट वर्क के पीछे का जो कॉन्सेप्ट इंटेलेक्ट है वो। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन फॉर्म एंड कंटेंट। The relationship between form and content in art is dynamic and interconnected. The form serves as a vehicle through which the content is expressed and communicated to the viewer. सिंपल सी बात है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉर्म सर्व्स एज द व्हीकल थ्रू विच द कंटेंट इज एक्सप्रेस्ड एंड कम्युनिकेटेड टू द व्यूअर। अब मैं, जो फॉर्म है वो क्या है, एक व्हीकल है, क्योंकि फिजिकली या फिर विजुअली किस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो हो गया फॉर्म, मतलब वो एक व्हीकल है जिसके थ्रू आप अपने कंटेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो और कम्युनिकेट कर रहे हो व्यूअर को। और कंटेंट क्या है, जो आप इंटेंडेड हो, जो आप चाहते हो कि लोगों को बताना आप चाह रहे हो, ठीक है, तो वो हो गया। द आर्टिस्ट मेक्स डेलिबरेट चॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ टू इनहेंस emphasize the intended content. For example, a painter may use bold and vibrant color to evoke a sense of joy, or use dark and sober tones to convey sadness. A choreographer may employ specific movements and gestures to express a particular emotion or tell a narrative. A composer may use a dissonant harmonies to evoke tension, or use melodic phrases to create a sense of beauty. समझ में आ गया? At the same time, content of artwork can also shape the form. The ideas, themes, or messages conveyed by the artist may influence their choice of materials, techniques, or stylistic approaches. For example, an artist addressing environmental issue may use recycled materials or incorporate elements of sustainability in their artistic process. Clear है? So overall, the relationship between the form and content is a symbiotic one, where the form provides the means of expression and the content gives the meaning and significance to the artwork. Both aspects work together to create a holistic artistic experience for the viewer, allowing them to engage with the interpret the artwork's intention and messages. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है परफॉर्मेटिव आर्ट्स, प्लास्टिक आर्ट्स, लिटरेरी आर्ट्स, सिनेमा, टीवी, वेब सीरीज, ये सब चीज़ें हैं। ये सब क्या है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो कि डिफरेंट मीडियम्स और टेक्निक्स और डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के हेल्प से हम लोग कर पाते हैं। तो एक एक करके इन चीज़ों को देखना है। तो पहला है परफॉर्मेटिव आर्ट्स। ये क्या होता है? परफॉर्मेटिव आर्ट्स इन्वॉल्व लाइव परफॉर्मेंस दैट अनफोल्ड इन रियल टाइम एंड एंगेज द ऑडियंस थ्रू द यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, मूवमेंट एंड साउंड, जैसे कि थिएटर, डांस और म्यूजिक। ये क्या होगा? परफॉर्मेटिव आर्ट होगा, जिसमें लाइव आप देखते हो, लाइव परफॉर्मेंस देखते हो। थिएटर में जाके आप लाइव ड्रामा देख सकते हो, डायलॉग, स्टेज डिजाइन, मतलब जो थिएटर, जो पहले के ज़माने वाली बात हो रही है यहाँ पे, कैसे थिएटर्स में जो ड्रामा चलता था या फिर अभी भी के टाइम पे भी चलता है, तो वहाँ पे लाइव आप देखते हो, एक्शन ड्रामा जो भी होता है लाइव देखते हो आप, ठीक है, जिसको नाटक बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब जो थिएटर्स में दिखाया जाता है। तो वहाँ पे आप लाइव चीज़ें देखते हो, लाइव जो है जो भी स्टोरीज है कन्वे की जा रही है, लाइव इमोशंस आप समझ पाते हो, ठीक है। दूसरा फॉर्म होता है परफॉर्मेटिव आर्ट्स का डांस। इसमें क्या होता है? आर्टिस्टिक मूवमेंट, जेस्चर्स एंड कोरियोग्राफी परफॉर्म बाय डांसर टू एक्सप्रेस द आइडियाज, नैरेटिव्स और इमोशंस। अब अगर आप डांस देख रहे हो तो यहाँ पे आर्टिस्टिक मूवमेंट है, ये भी एक परफॉर्मेटिव आर्ट है, जो कि आप लाइव देखते हो, किसी का डांस जो है आप लाइव देखते हो, तो वहाँ पे या उसके मूवमेंट्स देख रहे हो, समझ रहे हो वहाँ से क्या कुछ आइडिया या फिर कुछ इमोशन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। म्यूजिक, लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस यूजिंग इंस्ट्रूमेंट्स, वोकल्स एंड रिदम टू क्रिएट कंपोजिशंस एंड इवोक इमोशंस। लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखते हो आप, और वहाँ पे एक अलग सेंस आपका डेवलप होता है, इवोक होता है, ठीक है। आप सबने तो फेस्ट अटेंड किए ही होंगे किसी न किसी कॉलेजेस के। मैंने काफ़ी फेस्ट अटेंड किए हैं, एंड मैं ये वाला जो पोर्शन है देख चुका हूँ बहुत ज़्यादा। लाइव डांस, लाइव म्यूजिक और लाइव थिएटर भी हालांकि देख चुका हूँ मैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक आर्ट्स। प्लास्टिक आर्ट्स रेफर टू विजुअल आर्ट दैट इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ फिजिकल मटेरियल्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स और इंस्टॉलेशंस, जैसे कि पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर हो गया, सेरामिक्स हो गया, प्रिंट मेकिंग हो गया, ये सब प्लास्टिक आर्ट में आते हैं, जिसमें जो भी चीज़ें देख पाते हो विजुअली आप, वो किसी फिजिकल मटेरियल से बना होता है, किसी ऑब्जेक्ट से बना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। लिटरेरी आर्ट्स क्या होता है? लिटरेरी आर्ट्स जैसे कि किसी फॉर्म, रिटन या फिर स्पोकन फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हो यूजिंग ए लैंग्वेज एज ए मीडियम, जैसे कि पोएट्री हो गया, पोएट्री करता है कोई तो वो आ गया लिटरेरी आर्ट्स में। प्रोज हो गया,
मतलब जो नॉन फिक्शनल रिटन वर्क्स होते हैं उसको प्रोज बोलते हैं, ठीक है। और ड्रामा हो गया, जैसे बुक्स में ड्रामा वगैरह पढ़ते हो वो सब हो गया। लिटरेचर बुक्स पढ़ते हो वो सब, जैसे लिटरेरी आर्ट्स हो गया जिसमें लैंग्वेज के हेल्प से आप रिटन या फिर स्पोकन फॉर्म्स में एक्सप्रेस करते हो अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को। सिनेमा, टीवी, वेब सीरीज की बात की जाए तो सिनेमा, टेलीविजन एंड वेब सीरीज आर ऑडियो विजुअल फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। दे इन्वॉल्व द यूज ऑफ मूविंग इमेज, साउंड, डायलॉग एंड नैरेटिव टेक्निक्स, ठीक है। एग्जाम्पल की बात की जाए सिनेमा, तो सिनेमा क्या है? आर्ट ऑफ क्रिएटिंग फिल्म एट कंबाइन विजुअल स्टोरी टेलिंग, सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग एंड ऑडियो एलिमेंट्स। टेलीविजन क्या है? सीरियलाइज्ड ऑडियो विजुअल कंटेंट प्रोड्यूस्ड फॉर ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन नेटवर्क्स इनकम्पासिंग वेरियस जीनर्स एंड फॉर्मेट्स, ठीक है। वेब सीरीज क्या हो गया? ऑनलाइन सीरीज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वेब प्लेटफॉर्म्स ऑफरिंग एपिसोडिक स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिव फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेब सीरीज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिलता है लोगों को अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करने के लिए, एंड एपिसोड वाइज वहाँ पे स्टोरी टेलिंग होती है। तो सीरीज तो बहुत सारे सीरीज आपने देखे होंगे, कुछ फेवरेट वन कमेंट कर देना जिससे कि मैं भी देख लूँ। हालांकि मैंने भी देखे हैं बहुत सारे, ऐसे ज़्यादा नहीं देखता हूँ ऐसे तो। आगे बढ़ते हैं। यूनिट थर्ड, फिल्म एज एन आर्ट फॉर्म, डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, वेब सीरीज एज ए न्यू सिनेमेटिक आर्ट फॉर्म्स। तो फिल्म बहुत ही पावरफुल आर्ट फॉर्म है जो कि विजुअल और स्टोरी टेलिंग और ऑडियो एलिमेंट को कंबाइन करके एक नैरेटिव सेट करता है, जिससे कि एक इमर्सिव एंड थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे आप चीज़ें बहुत मतलब फील कर पाते हो, समझ पाते हो, देख पाते हो, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसके, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज आर नॉन फिक्शनल फिल्म्स दैट एम टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड रेज अवेयरनेस अबाउट रियल वर्ल्ड सब्जेक्ट्स, इवेंट्स और इश्यूज। They often employ various storytelling techniques including interviews, archival footage, voiceovers, visual documentation to present a factual account or explore a specific perspective. Documentaries can cover a wide range of topics such as social issue, historical events, environmental concerns, biographies or cultural phenomena. Through their artistic approach, documentaries offer a unique blend of factual information and creative storytelling. And मैं documentaries बहुत पसंद करता हूँ देखना। मैंने कई सारी documentaries देखी हैं, जैसे कि एग्जैक्टली अभी नाम तो याद नहीं आ रहा, बट वो ओशन वाला जो था मैंने एक देखा था, जिसमें कैसे बताया गया था कैसे ओशन में कितने प्लास्टिक बहुत सारे हैं, ऐसा कुछ था, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बट वो देखा था। फिर मैंने और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं। तो मतलब डॉक्यूमेंट्रीज होता क्या है? नॉन फिक्शनल होता है, मतलब यहाँ पे ये फिक्सन और मन गढ़ंत कहानियां नहीं होती, यहाँ पे रियल चीज़ें दिखाई जाती हैं, रियल इश्यूज को कवर किया जाता है, रियल इवेंट्स को कवर किया जाता है। मतलब इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव होता है, अवेयरनेस रेज करने के लिए होता है, रियल चीज़ों पे बनाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ कहानी नहीं होता है, रियल चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उसको आप आर्टिस्टिक फॉर्म दे करके, अपने सिनेमेटोग्राफी लगा करके, जो भी चीज़ें लगा करके आप बनाते हो सिनेमा टाइप्स, मतलब एक विजुअली अपीलिंग फॉर्म में बनाते हो, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कर रहे हो विद फिल्मिंग दिस थिंग्स, इंफॉर्मेशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ स्टोरी टेल करना, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्रीज। अब आता है कमर्शियल सिनेमा। कमर्शियल सिनेमा इज ऑल्सो नोन एज मेन स्ट्रीम सिनेमा और पॉपुलर सिनेमा, रेफर्स टू फिल्म प्रोड्यूस्ड फॉर मास ऑडियंस विद इंटेंशन ऑफ इंटरटेनमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जो भी सिनेमा है वो कमर्शियल सिनेमा है, उसको जिसको बोलते हैं, जो भी बॉलीवुड या फिर जो भी हॉलीवुड सिनेमा चल रही है आजकल, मतलब इंटरटेनमेंट पर्पज से होता है और प्रॉफिट कमाने के पर्पज से होता है, जिसमें बहुत फिक्शन होता है, बहुत हद से ज़्यादा फिक्शन ही होता है आजकल। तो आजकल क्या मतलब वही कहानी है, पहले से भी वही चलता आ रहा है। फिक्शन वर्क होता है, कहानी बनाई जाती है, स्टोरी टेलिंग होता है, और बहुत सारे टेक्निक्स लगा कर, बहुत सारे विजुअल्स, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, सारे अपने क्रिएटिविटी लगा करके आप बनाते हो फिल्म्स को। कमर्शियल सिनेमा में आपको एक्शन मिलेगा, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, फैंटेसी, इस टाइप से मिलेगा, साईफाई, ये सब चीज़ें, ठीक है। बहुत बिग बजट और खतरनाक बजट वाले प्रोडक्शंस होते हैं यहाँ पे, और थिएटर्स में रिलीज़ किए जाते हैं इसे। पैरेलल सिनेमा क्या होता है? पैरेलल सिनेमा इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज एन आर्ट ऑफ सिनेमा और इंडिपेंडेंट सिनेमा, रिप्रेजेंट्स ए मोर अल्टरनेटिव एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू फिल्म मेकिंग। इट इमर्ज एज एन मूवमेंट इन वेरियस कंट्रीज एज ए रिस्पॉन्स टू dominance of commercial cinema. Parallel cinema focus on artistic expression, social issues, and unconventional storytelling. It often challenges traditional narrative structure and explores the complex themes, offering a more introspective and thought-provoking cinematic experiences. Parallel cinema directors prioritize artistic integrity and creative freedom over the commercial success, leading to films that are often critically acclaimed but may have limited commercial distribution. तो पैरेलल सिनेमा वैसी फिल्म्स हो गई जो कि इंटेंडेड होती हैं किसी इन्फॉर्मेशन को दिखाने में, किसी
चीज़ के रिगार्डिंग जो भी, जैसे कि कोई सोशल इशू है उस पर बनाना फिल्म, या फिर कुछ जो रियलिटी दिखाना, जो हिस्टोरिकल चीज़ें दिखाना, उसको पैरेलल सिनेमा बोला जाता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, द कश्मीर फाइल्स हो गया, द केरला स्टोरी हो गया, इस टाइप की फिल्म्स जो हैं, या फिर अदर फिल्म्स जो हैं, जैसे कि जो ऑस्कर जीती थी फिल्म एलिफेंट वाली कुछ करके, मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं आ रहा है उसका। तो हालांकि वो तो डॉक्यूमेंट्री थी या फिर शॉर्ट फिल्म था, जो भी शॉर्ट फिल्म था। तो मतलब कहने का मतलब कि जो पैरेलल सिनेमा होता है ना, वो इसके कश्मीर फाइल्स एग्जांपल इसका बेस्ट सूट करेगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दिखाई जा रही हैं, रियल चीज़ें दिखाई जा रही हैं, फिक्शनल इसमें ज़्यादा नहीं है। और इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, इसका मकसद है आपको एक मैसेज देना। ठीक है। तो इसमें क्रिएटिव फ्रीडम लगा कर यूज़ करके, या अपना जो भी क्रिएटिविटी लगा के जो भी स्टोरी दिखा रहे हो आप, ओरिजिनल दिखा रहे हो, तो ऐसा होता है इसमें। ठीक है। बस ये एग्जाम्पल दिया हूँ कश्मीर फाइल्स का, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही मूवी। पैरेलल सिनेमा में वैसी चीज़ें भी बन सकती हैं जो कि थोड़ी फिक्शनस भी हो, बट वहाँ पे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को आप यूज़ कर रहे हो, अपने बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर रहे हो एक फिल्म बनाने में, और उसको आप बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज नहीं कर रहे हो। उसके पीछे का मेन आपका पर्पस है, मकसद है, सोशल इशू हो सकता है, या फिर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग हो सकता है जो कि आप दिखाना चाहते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेब सीरीज एज ए न्यू सिनेमेटिक फॉर्म। अब का ज़माना जो है वेब सीरीज का ज़माना हो गया है, जिसमें लॉट ऑफ सिनेमैटिक एक्सप्रेशन डिजिटल एज में, तो मतलब बहुत फ्रीडम मिल चुका है लोगों को ऑनलाइन जो है, काफ़ी फ्रीडम मिल चुका है। इसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट भी देखने को मिले हैं, काफ़ी ख़राब कंटेंट भी देखने को मिले हैं। तो वेब सीरीज़ जो है सीरीज़ वाइज होता है, एपिसोड वाइज होता है, जहाँ पे आप अपने फ्रीडम, आपके पास बहुत ज़्यादा है, आप अपनी क्रिएटिविटी को लगा करके फिल्म बना सकते हो, और आपके पास प्लेटफॉर्म मिल जाता है ओटीटी का, जहाँ पे आप उसको उससे आप प्रॉफिट भी कमा सकते हो। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें। ठीक है। वेब सीरीज ऑफर ए डाइवर्स रेंज ऑफ स्टोरी टेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। अब आपका वो जमाना गया जो बहुत ही, मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना, मूवीज़ बनाना है तो बड़े डायरेक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, सब बात उसकी ही सुननी पड़ेगी, बहुत दिक्कतें थी पहले। बट अब के टाइम में वो बहुत हद तक कम कर दिया है जब से ओटीटी आया है। मतलब अब के टाइम पे जिसके पास कोई बेस्ट स्टोरी है तो वो बना सकता है, वो खुद से फिल्म बना सकता है। इट डज नॉट नीड अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, वेरी बिग डायरेक्टर। आप अपनी क्रिएटिविटी, भले ही आप छोटे लेवल पे हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखा करके मूवी बना सकते हो, और उसको आप ओटीटी पे ला सकते हो। एंड आपके में दम है, आपकी कहानी में दम है, आपने अच्छे से आर्टिस्टिक को एक्सप्रेशन दिखाए हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा के अच्छी फिल्म बनाई है, अच्छी वेब सीरीज बनाई है, तो आपको वहाँ वैल्यू मिलेगा। आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसमें आप एक्सप्रेस कर सकते, अपने आर्टिस्टिक फॉर्म्स को, अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को दिखा सकते हो फिल्म बना करके, वेब सीरीज बना करके। ठीक है। तो ये भी यूनिट हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू सिनेमा एज अ कंपोजिट आर्ट फॉर्म। Cinema is often regarded as the composite art form because it combines various artistic elements to create a complete audiovisual experiences. It encompasses visual arts such as cinematography and production design, performing arts including acting, directing, literary arts, through screenplay, storytelling, musical arts with the inclusion of soundtracks and scores. तो अब यहाँ पे सिनेमेटिक की बात हो रही है, सिनेमा की बात हो रही है कि कैसे इतने सारे डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करके सिनेमा बनाया था। सिनेमा ब्रिंग्स टुगेदर दिस डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस, जैसे कि सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्ट डिज़ाइन, परफॉर्मिंग आर्ट, ये सब सारे जितने भी आर्टिस्टिक फॉर्म्स, इनको मिला करके एक सिनेमा बनता है। बहुत ज़्यादा मिक्सचर है यहाँ पे, बहुत वैरायटी है यहाँ पे। ठीक है। Artistic expression to convey narrative emotions, ideas through moving images, sound, dialogue. It is a collaborative effort that involves team of professionals including filmmaker, actor, cinematographer, editor, composer, working together to create a cohesive and immersive cinematic experiences. तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं। सभी लोगों को मिला करके ये चीज़ें बनती है फिल्म। प्रोफेशनल्स जितने भी यहाँ पे फिल्म मेकर से लेके एक्टर्स, सिनेमेटोग्राफर, एटीसी एटीसी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिनेमा फ्रॉम साइलेंट एरा टू द कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट। द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा स्पैन्स ओवर अ सेंचुरी, इवॉल्विंग फ्रॉम द साइलेंट एरा टू कंटेम्प्रेरी डिजिटल फॉर्मेट वी हैव टुडे। हियर इज अ कॉन्साइज ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम लोग साइलेंट एरा में बात करते हैं कि क्या था। द साइलेंट एरा जो कि 19th सेंचुरी से 1920 तक का था, जहाँ पे सिनेमा का बर्थ हुआ। फिल्म वेयर डिवाइड ऑफ सिंक्रोनाइज साउंड। तो उस टाइम पे साउंड भी सिंक्रोनाइज नहीं होता था। स्टोरी टेलिंग बहुत हैविली, मतलब क्या बोला जाए, रिलाइड कर रहा था विजुअल एक्सप्रेशन पे। और नोटेबल पायनर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड जॉर्ज मिलेज, चार्ली चैपलिन एंड डी डब्ल्यू ग्रिफिथ। ये सब एग्जांपल्स हैं
इस टाइम के। तो मतलब उस टाइम पे तो स्टार्ट ही हुआ था तो चीज़ें ऐसी थी, ठीक है। तो साइलेंट एरा था, ज़्यादा साउंड वगैरह मतलब ठीक ढंग का नहीं था, बस विजुअल एक्सप्रेशंस थे, साउंड बहुत ही कम होता था उस टाइम पे। वो साइलेंट एरा हो गया, ठीक है, जिसमें सिर्फ विजुअल्स था, साउंड नहीं था ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद आया साउंड वाला एरा, इंट्रोडक्शन टू सिंक्रोनाइज्ड साउंड, जो कि लेट 1920s में आया, जो कि सिनेमा को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, बिकॉज इसमें आप साउंड भी आ गया था, ठीक है, और साउंड इफेक्ट्स आ गए थे, म्यूजिक आ गया था, सब चीज़ें आ गई थी। दिस एरा सॉ द राइज ऑफ टॉकीज, जैसे कि द जैज सिंगर 1927 मार्किंग द ट्रांजिशन टू साउंड। ये जैज सिंगर मूवी का नेम है, ठीक है। अब आया गोल्डन एज। अब 1930 से लेकर लेट 1950 तक जो था गोल्डन एज रेफर किया जाता है हॉलीवुड का। दिस पीरियड सॉ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टूडियो सिस्टम लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ आइकॉनिक फिल्म्स एंड इमर्जेंस ऑफ रिनाउंड फिल्म मेकर लाइक एल्फ्रेड हिचकॉक, ऑर्सन वेलीज एंड बिली विल्डर, ठीक है। तो ये जो गोल्डन एज था जिसमें स्टूडियो बनी, फिल्म मेकर, अच्छी अच्छी फिल्में बनी, मतलब सारी चीज़ें इसमें हुई, ठीक है, इस वाले एज में। अब नेक्स्ट आता है न्यू वेव एंड इंडिपेंडेंट सिनेमा। 1950 से 1960 के बीच का एक नया वेव चला जिसमें इंडिपेंडेंट आर्ट हाउस फिल्म्स बनी, मेन स्ट्रीम सिनेमाज को चैलेंज किया। फिल्म मेकर्स लाइक फ्रैंकोइज ट्रॉफर्ट, जीन लुक गॉडार्ड एंड इनमेगर बर्जमैन पायोनियर्ड न्यू अप्रोचेस टू स्टोरी टेलिंग, पुशिंग द बाउंड्रीज ऑफ सिनेमैटिक एक्सप्रेशन। मतलब कई सारी न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड हुई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इंग्लिश वाला ही बता रहा हूँ, तो हिंदी की भी बहुत चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जा सकते थे, बट और उसको आप खुद से देख लेना, ठीक है। अब आता है डिजिटल एरा, जो कि लेट 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे ट्रांजिशन जो है हो गया आपका सेलुलॉइड फिल्म टू डिजिटल फिल्म मेकिंग। यहाँ पे डिजिटल फिल्म मेकिंग स्टार्ट हो गया, शिफ्ट ब्रॉट टू एडवांसमेंट, स्पेशल इफेक्ट्स, एडिटिंग, बहुत चीज़ें न्यू न्यू चीज़ें ऐड हो गई अब डिजिटल एरा में, ठीक है। OTT प्लेटफॉर्म्स एंड शॉर्ट मूवीज। OTT प्लेटफॉर्म्स बहुत पॉपुलर हुआ ये, हालांकि लॉकडाउन में काफ़ी पॉपुलर हुआ। यहाँ पर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, डिज्नी हो गए, ये सब हो गए, हॉट स्टार, मतलब कम बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं यहाँ पर राइज हुआ इनका। एंड एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे आर्टिस्ट अपने क्रिएटिविटी को दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी शोज, वेब सीरीज अलग अलग जोनर पे बने हैं यहाँ पे, अलग अलग कंट्रीज के लिए। और ये OTT वाला एरा है जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो अब यूनिट 4 में हम आते हैं, एंड यूनिट 4 हमारा लास्ट यूनिट है जिसमें आर्ट, मोरलिटी और कल्चर के बारे में पढ़ना है हमें। तो आर्ट है प्रोफाउंड रिलेशनशिप विथ मोरलिटी एंड कल्चर, रिफ्लेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटल वैल्यूज, बिलीव्स एंड एथिकल प्रिजर्वेटिव्स। Art, morality, and culture are inherently intertwined. Artistic expression both reflects and influences societal values, serving as a mirror of society and challenging cultural norms. तो आर्ट जो होता है ना, ये आपके सोसाइटी का मिरर होता है, आपके कल्चरल का भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उसके हिसाब से ही आपका माइंड सेट होगा, थिंकिंग होगी, और उसके हिसाब से आप कुछ आर्ट क्रिएट करोगे। तो वो आपके कल्चरल चीज़ों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, आपके सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या चैलेंज है सोसाइटी में उसके रिकॉर्डिंग भी आप आर्ट बनाते हो, तो ये सब रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपका आर्ट। Controversial art can push moral boundaries, sparking debates, while art also act as a catalyst for cultural change, advocating for social progress and challenging. कई सारी controversial art जो होती है डिबेट का कारण बन जाती हैं, कई सारी आर्ट जो है एक कल्चरल चेंज लाने में सक्सेसफुल होती हैं, कई सारी आर्ट जो है सोशल प्रोग्रेस के लिए एडवोकेट करती हैं। तो आर्ट के काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे चीज़ें हैं, कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। The interface between art and reality in the context of cinematic art is a fascinating subject that explores the relationship between fictional world depicted in films and the real world in which we live. Here are some key aspects to consider. अब यहाँ पे कुछ considers देख लीजिए कैसे जो आर्ट और रियलिटी के बीच का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं हम। Representation and interpretation. Cinematic art presents a constructed reality that reflects and interprets aspects of real world. Filmmaker use visual narrative techniques to depict characters, get settings and events that resonates with audience experiences. तो डायरेक्टर्स ट्राई करते हैं कि कैसे रियल वर्ल्ड चीज़ें जो हो रही हैं उसको सिनेमा के फॉर्म में दिखा सकें, आर्टिस्टिक फॉर्म में दिखा सकें, ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाएँ, समझ पाएँ। थ्रू आर्टिस्टिक चॉइसेस इन सिनेमाटोग्राफी, प्रोडक्ट डिजाइन, स्टोरी टेलिंग, फिल्म मेकर शेप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, ऑफरिंग द यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। और वो जो भी रियलिटी है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Suspension or disbelief. A crucial element in the art reality interface is cinema is the concept of suspension or disbelief. Audience willingly suspend their rational escapism and engage with the fictional world presented on the screen. This temporary acceptance of the film constructed reality allows viewers to emotionally invest in the story characters even if they know it is not real.
दिस इंटरेक्शन बिटवीन द ऑडियंस एंड इट्स सिनेमैटिक वर्ल्ड ब्लर्स द बाउंड्रीज बिटवीन आर्ट एंड रियलिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला है। कई बारी जो है हम सिनेमा में, क्योंकि फिक्शनल चीज़ें होती हैं और कई बारी हम ये जानते हुए भी कि ये फिक्शनल है, हम उसको काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। तो सिनेमा जो है फिक्शंस हैं मोस्टली मैक्सिमम टाइम्स। तो देखो कई बार रियलिटी दिखाया जाता है, बट कई बार रियलिटी नहीं दिखाया जाता है, फिक्शंस दिखाया जाता है, क्रिएटिविटी दिखाई जाती है जो कि रियल वर्ल्ड में लागू नहीं होती हैं। तो उससे हमें थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सोशल रियलिटीज, cinema has the power to reflect, comment on social realities, addressing important issues and providing social contemporary. Films often explore themes such as politics, culture, identity, social inequalities, historical events, shedding lights on complexities of real world. इन सब चीज़ों पे भी सिनेमा बनती है और सिनेमा जो है इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए बनाई जाती हैं और दिखाया जाता है और अवेयरनेस होता है, ठीक है। हालांकि सब में फिक्शंस थोड़े बहुत ऐड होते ही हैं, बट ये कहने का मतलब यह है कि सिनेमा के फॉर्म जो है सोशल रियलिटी को दिखाया जाता है। एस्केपिज्म एंड एंटरटेनमेंट, वाइल सिनेमा कैन रिफ्लेक्ट सोशल रियलिटी, इट ऑल्सो सर्व्स एज ए मीन्स ऑफ एस्केपिज्म एंड एंटरटेनमेंट। तो एक ही चीज़ों पर तो स्टिक है नहीं सिनेमा, सिनेमा जो रियलिटी दिखाता है, तो बहुत सारे सिनेमा जो है हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी होती हैं, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म्स हैं। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड पर्सनल विजन, सिनेमेटिक आर्ट अलाउज फिल्म मेकर टू एक्सप्रेस द पर्सनल विजन एंड आर्टिस्टिक styles. Director, cinematographer, screenwriter and other creative collaborators bring their unique perspective and creative choices to shape the visual and narrative aspects of the film. This individual artistic expression adds layer of the meaning and interpretation to the cinematic art, further blurring the line between the constructed reality of the film and the real world. अब आता है रिप्रेजेंटेशन एंड इमेजरी प्ले क्रूशियल रोल इन सिनेमा, ठीक है। तो जो भी इमेजेस या फिर चीज़ें हैं ऐसे, रिप्रेजेंटेशन जो हो रहे बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन के परसेप्शन को बनाने में, क्योंकि जो फिल्म देखते हो आप कई बार आप उसी जैसा परसेप्शन बना लेते हो अपने दिमाग में, ठीक है। तो फिल्म्स का काफ़ी रोल रहा है व्यक्ति के पर्सनल पर्सपेक्टिव्स बनाने में, ओपिनियंस बनाने में, परसेप्शन बनाने में। तो ये भी चीज़ें हैं। तो अकॉर्डिंग टू एस्थेटिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, द एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ ए वर्क ऑफ एन आर्ट इंक्लूड इट्स विजुअल एंड auditory elements contribute to overall communication process. In cinema, visual representation and imagery hold significant importance in conveying meaning and evoking emotions. तो जो एस्थेटिक थ्योरी बोलती है कि किसी भी आर्ट वर्क में जो एस्थेटिक क्वालिटी होती है विजुअल या ऑडिटरी, जिससे कि ओवरऑल कम्युनिकेट कर पाए एंड जो पर्सन है उसको वो इमोशन जो इवोक हो पाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसको कंसिडर करके हम किसी भी आर्टिस्टिक आर्ट फॉर्म में हम ऐसा ला सकते हैं, ठीक है। तो पहला होता है विजुअल लैंग्वेज। तो सिनेमा एम्प्लॉयज ए यूनिवर्सल यूनिक विजुअल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस, ठीक है। तो एक विजुअल लैंग्वेज होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो पाता है सिनेमा में। थ्रू कंपोजिशन, फ्रेमिंग, लाइटनिंग, कलर एंड कैमरा मूवमेंट, फिल्म मेकर्स क्रिएट ए स्पेशल विजुअल एस्थेटिक्स दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल नैरेटिव एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ द फिल्म। तो आप देखते हैं वो फिल्म कितनी एस्थेटिकली प्लीजिंग बनती है आजकल की, काफ़ी लाइटनिंग, कलर, कैमरा, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बहुत दिखाया जाता है, बहुत ध्यान से इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। अब आता है सेकंड में सेमियोटिक्स। Semiotics is the study of signs and symbols and their meaning. In cinema, various signs, including visuals such as objects, setting, costumes, gestures, are employed to represent ideas, themes, and emotions. Filmmakers utilize semiotics to create a visual language that communicates the message and stimulates the viewer's interpretation and understanding of the film. Third है aesthetic pleasure. The aesthetic qualities of a film, such as its cinematography, visual effects, and its design, contribute to viewers' aesthetic pleasure. The visual appeal of a film enhances the overall viewing experience and engages the viewer's senses and emotions. Aesthetically pleasing imagery can evoke strong emotions, responses, and deepen the audience connection with the film's themes and characters. ठीक है। Next है evoking atmosphere and mood. Through visual representation, cinema has the power to evoke specific atmosphere and mood. Filmmakers utilize lighting, color schemes, and visual texture to create a specific ambience and complements the narrative and enhances the viewer's emotional engagement. The visual atmosphere contributes to overall tone of the film and shapes the viewer perception of the story that and characters. बिल्कुल सही, आप सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपने मूवीज़ देखी ही होगी, तो आपको समझ में आता ही है कैसे आपका मूड चेंज हो जाता है, कैसे कैसे कोई चीज़ मूवी में गलत हो रही होती है तो आपको भी गुस्सा आता है, कैसे अगर हीरो पिट रहा होता है तो आप भी समझते हो अरे ये कैसे हो रहा है, कैसे मूवी में होता है ऐसा कि या फिर देखते हो आपकी देखो ये चीज़
मतलब सामने से बंदा है, सामने उसकी कोई चीज़ रखी हुई है, उसको दिख नहीं रहा है, तो कैसे आपका इमोशन इवोक होता है कि अरे इसे दिख क्यों नहीं रहा है, सामने ही तो रखा हुआ है। मतलब बहुत, अब मैं क्या ही बताऊँ इतना ज़्यादा, मतलब वो तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि बहुत सीन ऐसे होते हैं, मतलब आपको इवोक कर देते हैं, आपके मूड को इवोक कर देते हैं वो। तो डेट्स क्लियर। तो ठीक है, यही समझना है कि कैसे सिनेमा के पास वो ताकत है जो आपके मूड को इवोक कर देता है। तो बस यही समझना है यहाँ पे। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, विजुअल इंटरप्रिटेशन इन सिनेमा अलाउज फॉर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बाय द ऑडियंस। डिफरेंट डिफरेंट, एक ही फिल्म कई लोगों को अच्छी भी लग सकती है, कई लोगों को अच्छी नहीं भी लग सकती है, तो ये भी यहाँ पे डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो हियर। अब लास्ट टॉपिक हमारा है सेंसरशिप, इश्यूज ऑफ सेंसरशिप। तो इश्यूज ऑफ सेंसरशिप आर सिग्निफिकेंट एंड कॉम्प्लेक्स when it comes to artistic expression including cinema. Censorship refers to restriction or control of content, usually by a governing body or authority with the aim of protecting certain value, moral or public interest. तो सबको पता है सेंसरशिप में क्या होता है, कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है कि और ये होना भी चाहिए कंट्रोल एक तरह से कि आप कुछ ऐसा तो नहीं दिखा रहे जो पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो या फिर किसी मोरल के अगेंस्ट हो। तो इसके लिए होता है, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है कि कई बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो यहाँ पे है, जो कि फंडामेंटल राइट है, वो थोड़ा यहाँ पे आपको इंटरफेयर कर लेता है। सेंसरशिप कैन पोटेंशियली इन्फ्रिंज अपॉन दिस राइट, और यहाँ पे इस राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है, आपको लिमिट कर देता है कई बार आपकी क्रिएटिविटी को, क्योंकि सेंसरशिप उसे बैन कर देता है। क्योंकि कई बार लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं ना, इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कुछ भी दिखा दोगे ये तो नहीं है ना, इसलिए तो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे हैं। कई बार जो है आपको फ्रीडम के राइट को इन्फ्रिंज हो जाता है, बट कई बार ये सही भी है। मोरल एंड इथिकल कंसिडरेशन की बात करिए तो कई बार कुछ ऐसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले डायरेक्टर्स होते हैं जो मोरल और इथिक्स सब भूल जाते हैं और सिनेमा में कुछ भी दिखाने लगते हैं। तो वो अगर फिल्म अगर सोसाइटी में आ गई तो फिर वो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं होगी, इसलिए सेंसरशिप जो है वो ज़रूरी है प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एथिक्स कल्चर्स को, ठीक है। और कई बार यहाँ पे ये होता है कि सेंसरशिप ऑफन अराइजेस फ्रॉम मोरल एंड एथिकल कंसिडरेशन वेयर सर्टेन कंटेंट में बी डीम्ड टू ऑफेंसिव और हार्मफुल, ठीक है, सोसाइटी, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ती है। कल्चरल सेंसिटिविटी, सेंसरशिप ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट कल्चरल सेंसिटिविटी पार्टिकुलरली इन मल्टी कल्चरल और डाइवर्स सोसाइटी। अब जैसे इंडिया है, यहाँ पे कितना कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे सेंसरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर एक कल्चर को या फिर किसी रीजन को टारगेट करके कुछ ऐसा बना रहे हो, या फिर कुछ इंटेंशनली अनइंटेंशनली भी ऐसा कुछ हेट स्पीच या फिर समथिंग लाइक दैट हो रहा है, तो ये जरूरी है, क्योंकि डाइवर्स कल्चर है। तो कई बार देखते हैं आप हिंदू गॉड गॉडेस के ऊपर कई सारी मूवीज़ बनती है जहाँ पे सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं लोगों को, तो इसलिए सेंसरशिप इज रिक्वायर्ड टू टेक एक्शंस ऑन दिस एंड मेंटेन द डेकोरम एंड कल्चरल हार्मोनी इन द सोसाइटी। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी एंड विजन। सेंसरशिप कैन इंटरफेरेंस विद आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी एंड विजन ऑफ फिल्म मेकर्स। कई बार ऐसा होता है कि ये इंटरफेयर करता है आर्टिस्ट की इंटीग्रिटी में, ठीक है, इफेक्ट करता है क्या आप फिल्म मेकर दिखाना चाहते हैं, तो चैलेंजेस कई बार हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सोसाइटल इम्पैक्ट एंड पब्लिक डिस्क्लोजर। सेंसरशिप हैज द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस पब्लिक डिस्क्लोजर एंड शेप सोसाइटल एटीट्यूड्स, रिस्ट्रिक्टिंग content. It may limit the range of ideas and perspective available to the public. It can also hinder open dialogue and critical engagement with controversial or challenging themes. तो कई बार ये होता है कि बहुत सारे डायलॉग्स या फिर ऐसे चीज़ें जो है वो सेंसर बैन कर देता है जो कि पब्लिक को नहीं दिखाया जाता है, जो कि मतलब कई बार ऐसा है कि वो दिखा भी सकते हैं चीज़ें बट ऐसा नहीं होता, तो इससे थोड़े बहुत इश्यूज हैं। बैलेंसिंग सेंसरशिप एंड क्रिएटिव फ्रीडम, तो चीज़ें ये है कि जरूरी है मेंटेन करना। फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन सेंसरशिप एंड क्रिएटिव फ्रीडम इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। इट रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एज वेल अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड पब्लिक डिस्क्लोजर। कुल मिला के यही बात है कि आपको अपने आर्टिस्टिक चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, उसको भी फ्रीडम, मतलब ऐसा ना हो कि आपका आर्टिस्ट जो है वो मर जाए या फिर आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाए। आप क्रिएटिविटी को दिखाओ, बट साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कल्चरल किसी को हेट ना करो, कुछ ऐसा ना दिखा दो जिससे कि सोसाइटी में गलत मैसेज जाए, और कल्चरल बायसनेस नहीं होना चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों को भी, इस सारे कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो ओवरऑल ये कहने का ये मतलब था, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये लेसन जो है ख़त्म हुआ। सारा जो यहाँ था मैंने कोशिश किया कि सब समझा सकूँ। तो ओवरऑल जो हमारा जीई जो है आर्ट एंड फिल्म अप्रिशिएशन वो यहाँ पे एंड होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, बट कोई नहीं, आप इसको स्पीड बढ़ा के जरूर देख सकते हैं। बाकी आप एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। नोट्स डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।